सुनसान परित्यक्त इमारत थी। पहला हीरो युल्हान ने एक विशाल चूहे को मार गिराया। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर उसके रास्ते में एक राक्षसी प्रेयरिंग मैंटिस आ खड़ा हुआ। आखिरी मॉन्स्टर था एक विशाल काला पक्षी। युल्हान, जो एक युवा लड़का था, समझ नहीं पा रहा था कि 3 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी वो अभी तक लेवल 24 पर क्यों अटका हुआ था। अचानक उसके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन उभरी। उसने गुस्से में पूछा, मैं सिर्फ एक लेवल ही क्यों बढ़ पाया? एर्दा ने जवाब दिया, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उस भयानक भेड़िए और भूरे भालू से कहीं कमजोर थे जिन्हें तुमने पहले हराया था। तुम्हारा यूनिक प्रोफेशन बहुत सारा अनुभव मांगता है। अगर तुम एक आम इंसान होते तो अब तक कम से कम लेवल 30 पर पहुंच चुके होते। युइल्हान ने सोचा कि इस शहर में ये धुंधला चेहरा ताकतवर बन सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कई कीमती चीजें ढूंढ निकाली, जिन्हें उसने एक इच्छुक सेना को बेच दिया। लड़के को अपनी खुशी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पास अब 1 अरब नकद रुपए थे। ये किसी परियों की कहानी जैसे सपने की तरह था। इतने पैसे के साथ वो जो चाहे कर सकता था। शायद उसे रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, लेकिन एर्दा ने असहमति जताई। उसने कहा, इतने सारे पैसों के साथ इतना बेवकूफाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा पीछा कर ले तो क्या करोगे? इस तरह का खर्चा करना तो बस चिल्ला चिल्ला कर यह बताने जैसा है कि सनबोल्ट तुम ही हो, युल्हान। फिर उसने कहा, सिर्फ इस बार एक स्पेशल बोनस के तौर पर मैं उन लोगों की याददाश्त मिटा दूंगी जो इसमें शामिल थे। स्काई वुमन एर्दा ने वादा किया, बस ऐसा ही होगा। हीरो ने उत्साह में अपने हाथ आपस में टकराए। एंजल मैजिक तो बेस्ट है यार। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। युल्हान अपने बिस्तर पर जागा। आंखें खोलते ही उसने सिस्टम एक्टिवेट किया ताकि अपने वाइटल्स चेक कर सके। तुरंत एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, दूसरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो गया है। अब से तुम उस दुनिया में फिजिकली जा सकते हो जहां तुम्हें समन किया गया था, और उचित रिवॉर्ड्स के लिए टास्क कर सकते हो। इस अचानक खबर से युल्हान के हाथ कांपने लगे। वो दुनिया जहां मुझे बुलाया गया था, उसने सोचा। हीरो को थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे फिर से अदृश्य रहना पड़ेगा। वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। उसने गुस्से में एंजल को मॉनिटर दिखाया और पूछा, ये क्या है? पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स अब और मजबूत हो गए थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई तरीका ढूंढना जरूरी था। सिलेस्टिया ने अपनी भावनाओं को मुश्किल से कंट्रोल किया। यूल्हान ने पूछा, क्या तुमने लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने का फैसला किया है जहां वे सुरक्षित रूप से अनुभव हासिल कर सके? जवाब हाँ में था। हीरो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चिल्लाया, तो फिर मेरा क्या? बाकी लोग दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? सेलेस्टियल वुमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम हमेशा से अकेले रहे हो, तो इसमें नया क्या है? यूइल्हान ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन मम्मी तो जरूर पूछेंगी कि मैं दूसरी दुनिया में क्यों नहीं जा रहा हूं। एंजल ने सलाह दी, उनसे कहो कि वहां सीखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। सिलेस्टिया ने उदासी से कहा, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के लिए बहुत अफसोस है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी किस्मत चुनने वाली मैं नहीं हूं। युवा हीरो थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ, शायद मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। ये पूरी तरह असंभव भी नहीं है। अगर तुम सुप्रीम क्रिएचर बन जाओ तो तुम्हें ये मौका मिलेगा। अगर तुम सुप्रीम क्रिएचर बन गए तो ना सिर्फ दूसरी दुनिया में जा सकोगे, बल्कि स्वर्ग तक पहुंच सकोगे। तब तुम हम एंजल्स के लेवल पर होगे। एर्दा ने समझाया। इस खबर सुनकर युल्हान हैरान रह गया। अगर वो सुप्रीम क्रिएचर बन गया तो वो फिर से लीटा से मिल सकता था। सेलेस्टिया ने चिढ़कर सोचा, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे दो प्रेमी दूरी की वजह से जुदा हो गए हों। हर्ता के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अब उसे एक पक्का आइडिया मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि वो इन दोनों प्रेमियों के बीच की मध्यस्थता की भूमिका निभा रही थी। हर्ता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका खुद का कोई प्रिय नहीं था। उसने जोर से कहा, और मेहनत करो, सुप्रीम क्रिएचर बनने के लिए और केंद्रित होकर ट्रेनिंग करो। फिर तुम दूसरी दुनिया में जा सकोगे और अपनी बिलविड से फिर मिल सकोगे। युल्हान ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? जवाब मिला, ये 1000 साल से कम समय लेगा। युल्हान ने राहत की सांस ली। ये खबर उसे खुश कर गई। जब वो अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने किचन में गया तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। प्रेजेंटर बता रहा था कि आज पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो गया है। इस खबर ने युल्हान को स्तब्ध कर दिया। मॉन्स्टर्स के साथ उसकी चुपके की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। उसकी मां ने कहा, मार्शल लॉ सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू हो गया है। लगता है मॉन्स्टर्स की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं था। सभी स्कूल और बिजनेस बंद कर दिए गए हैं और आर्मी अब सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। युल्हान ने अपनी सुबह की चाय पीते हुए सोचा, लोगों को बाहर निकलने की मनाही है।
सरकार ने भी मान लिया था कि अब पहले जैसी जिंदगी मुमकिन नहीं होगी। यूल्हान ने सोचा कि ये अपने माता पिता से बात करने का सही समय है। उसने अपनी माँ और पिताजी से कहा कि उन्हें दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए, वहाँ वे सुरक्षित रहेंगे। उसकी माँ ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, ये समझाने के लिए कि ये सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? मैं 10 साल वहाँ रहा, लेकिन दूसरी कक्षा तक भी नहीं पहुँच सका। युवा हीरो ने विरोध किया, लेकिन मॉन्स्टर्स आते रहेंगे, हमें और मजबूत होना होगा। कम से कम अभी के लिए ये पृथ्वी से ज्यादा सुरक्षित होगा। पिता ने अपने बेटे से बहस नहीं की। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो मैं चला जाऊंगा। प्रॉपर्टी को मैनेज करने की कोशिश मत छोड़ना और मेहनत से प्रैक्टिस करना। लेकिन माँ ने असहमति जताई। वो अपने बेटी को ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अपने पापा से थोड़ा अलग सोचती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम कोशिश करो, लेकिन इसे ज्यादा मत करना। यूल्हान ने टॉपिक बदलने की कोशिश की और कहा, आज का नाश्ता बहुत टेस्टी था। अचानक उसकी माँ के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। तुम वो हो, मास्क्ड हंटर? यूल्हान हैरान था कि उसकी माँ को यह कैसे पता चला। माँ ने कहा, एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकती? जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पहली नज़र में ही जान लिया था कि ये तुम हो, भले ही तुमने मास्क और अलग कपड़े पहने हो। माँ हंसकर बोली, मामा पेंगुइन को हमेशा पता होता है कि उसका पेंगुइन बेबी कहाँ है। यूल्हान को अब एहसास हुआ कि उसकी माँ के पास कितना यूनिक स्किल है। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने माँ से कहा कि दुनिया ने उसे इग्नोर किया है। माँ ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। सावधान रहना, हम हमेशा सही फैसले लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर्स कितने डरावने होते हैं। यूल्हान जवाब देने ही वाला था कि माँ ने कहा, लेकिन ये मत भूलना कि इंसान मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं, उनसे सावधान रहना। यूल्हान मुस्कुराया। उसे अपनी माँ से ये बात करके खुशी हुई। माँ ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारा आज सुबह इतना अच्छा भूखा पेट है। मुझे अब जाना होगा, कोई खतरनाक काम मत करना। यूल्हान ने माँ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कहा, आप भी ध्यान रखना। माँ दूसरी डिमेंशन में गायब हो गई। हीरो ने खाली किचन में चारों ओर देखा। उसकी नज़र गंदे बर्तनों से भरे सिंक पर रुकी। उसे याद आया कि पहले लीटा हमेशा बर्तन धोया करती थी। उसने रबर ग्लव्स पहने और खुद गंदे बर्तनों को साफ करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता अनुभव के लिए दूसरी दुनिया में चले गए। भले ही मैं उनके पीछे नहीं जा सकता, अचानक लेकिन मेरे पास यूल्हान करने के के लिए और विचारों भी को बहुत कुछ एर्दा है। ने बीच में रोक दिया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जा रही हूं टास्क का रिवॉर्ड लेने। युवा हीरो ने एंजल से वापस आते वक्त आइसक्रीम लाने को कहा। सेलेस्टियल वुमन अपने वार्ड की इस रिक्वेस्ट से हैरान होकर उड़ गई। यूल्हान ने खिड़की से उसे जाते देखा। उसे खुशी थी कि वो कुछ देर के लिए अकेला था, जैसे कोई कामी उसका साथ दे रहा हो। पिछली रात यूल्हान ने कैश में एक छोटा सा स्पेस खरीदा था, जहां अब उसकी वर्कशॉप होगी। उसके पास अभी टूल्स और सही इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन वो कुछ ट्राई करना चाहता था। आखिरकार, बिना प्रोसेसिंग के चमड़ा और हड्डियां जल्दी खराब हो जाती। हीरो मेटल यूज करना चाहता था, लेकिन सही मटेरियल्स ना होने की वजह से उसे इम्प्रोवाइज करना पड़ता। उसने सोचा कि जो उसके पास अभी है वो हड्डियों को हैंडल करने के लिए काफी होना चाहिए। यूल्हान ने सोचा, लेकिन चमड़ा और बाकी मटेरियल्स को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। इस रेट पर पता नहीं मैं कब आउटफिट पूरा कर पाऊंगा। उसके विचारों को इर्दा की आवाज ने तोड़ा। मैजिक से काम चल सकता है। यूल्हान मुस्कुराया और पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? और आइसक्रीम लाई क्या? लेकिन जब उसने सेलेस्टियल वुमन का चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब इर्दा ह्यूमन साइज की हो गई थी और सीधे हीरो की ओर आ रही थी। एंजल ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की। वो नाराज दिख रही थी। यूल्हान चिल्लाया, तुम्हें जाइगेंटिज्म मैजिक भी आता है? सेलेस्टियल ने जवाब दिया, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तो अब तक मिनिएचराइजेशन मैजिक यूज कर रही थी। ठीक है, इसे भूल जाओ। अपना हाथ आगे करो रिवॉर्ड लेने के लिए, एर्दा ने कहा। यूल्हान ने अपने गंदे हाथ को स्वेटर पर पहुंचा। वो थोड़ा हक्का बक्का था। जैसे ही उसने एंजल का हाथ थामा, एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। एर्दा का हाथ ठंडा लेकिन बहुत नरम था। उसी पल उसे एक मैसेज मिला। स्वर्ग द्वारा दिया गया टास्क 001 पूरा हो चुका था। उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक बढ़ गए। उसने टास्क को बेस्ट तरीके से पूरा किया था, इसलिए उसे एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला। इस बोनस का नाम था इटर्नल फ्लेम। यूल्हान ने एंजल से इसका मतलब पूछा। इर्दा ने हल्के से मुस्कुराया और चुप रही। उसने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया और फिर हाथ से इशारा किया कि हीरो को कहाँ देखना है। यूल्हान ने चिल्लाकर कहा, जब फायरप्लेस में वो आग जली मैंने तो उसे जलाया ही नहीं। एंजल ने समझाया,
ये इटर्नल फ्लेम है। ये एक जीवित आग है जो कभी नहीं बुझती और हमेशा बढ़ती रहती है। यह स्वर्ग की अनमोल फ्लेम है। यूल्हान खुशी से झूम उठा। एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती, ये वही था जो उसे चाहिए था। इर्दा ने कहा, मैं जानती थी, खासकर लीटा ने इस पर बहुत जोर दिया था। सिलेस्टिया को याद आया कि उसकी दोस्त ने कैसे यूल्हान के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाने की गुजारिश की थी। उसने तब जवाब दिया था, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, कोई लोडर? स्वर्ग में लीटा तुम्हारी बहुत चिंता करती है, इर्दा, बड़बड़ाते हुए कहा। यूल्हान हैरान था कि लीटा ने वाकई ये सब भेजा था। इसी बीच नाराज इर्दा को उन दोनों से बहुत जलन हो रही थी। उसने बड़बड़ाया, कपल्स को तो नर्क में जाना चाहिए। लेकिन यूल्हान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो स्वर्ग से आए गिफ्ट्स देख रहा था और सोच रहा था, लीटा वाकई समझती है कि मुझे क्या चाहिए। इर्दा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने इस टॉपिक को छेड़ने की बजाय कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी गुड न्यूज़ है। चूंकि तुम दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते, स्वर्ग ने तुम्हें दूसरा असाइनमेंट दिया है। एंजल ने आखिरकार इस असाइनमेंट का राज खोला। अब से तुम्हें पृथ्वी पर डंजियंस बनानी होंगी। यूल्हान चुप हो गया। वो इस सुझाव से हक्का बक्का था। उसके दिमाग में जवाबों से ज्यादा सवाल थे। डंजियन बनाना? मैं? क्यों? कैसे? आखिरकार उसने कहा, हाँ, डंजियन तो मज़ेदार लगता है, लेकिन सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। वैसे मुझे रामन बनाना आता है, तुम खाओगी? हीरो के इन शब्दों ने एंजल को और गुस्सा दिला दिया। इर्दा ने एक उंगली उठाई और कहा, यह स्वर्ग का ऑर्डर है। तुम्हें टास्क दिया गया है। तुम्हें डंजियंस बनाने में मदद करनी है। यूल्हान ने एक पल सोचा, ये तय करने की कोशिश करते हुए कि इस टास्क को कैसे अप्रोच करना है। अगले ही पल वो चिल्लाया, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मुझे धोखा देना बंद करो। सेलेस्टियल वुमन ने जवाब दिया, चूंकि ये पृथ्वी के लिए है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे लिए भी है। स्वर्ग ने मुझसे कहा था कि बस 10 साल इंतजार करो, लेकिन आखिर में वो 10 साल 1000 साल में बदल गए। उन्होंने कहा था कि ग्रेट कैटेक्लिज्म की शुरुआत में मॉन्स्टर्स कमजोर होंगे, लेकिन वो भी झूठ निकला। फिर उन्होंने दावा किया कि डंजियंस के मॉन्स्टर्स मेरी ग्रोथ में मदद करेंगे, लेकिन वो बेकार निकले। आखिर क्या प्लान के मुताबिक चल रहा था? हीरो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनके शब्दों पर यकीन करने का क्या मतलब था। इर्दा ने सोचा कि वो कुछ समझा सकती है। जब भगवान ने पृथ्वी पर समय रोक दिया था, तो इस सिचुएशन ने सभी जीवित चीज़ों को प्रभावित किया। जानवरों, पक्षियों और मछलियों ने इस पावर के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली। नतीजतन डंजियंस वैसा काम नहीं कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। यूल्हान अभी भी शांत नहीं हुआ। वो गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारा पूरा एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ क्या हुआ? इर्दा का एंजेलिक धैर्य अब खत्म होने लगा था। यूल्हान को आश्चर्य हुआ कि वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। हजारों सालों से तुम अपने स्किल्स को परफेक्ट कर रहे हो। खासकर तुम्हारी ब्लैकस्मिथिंग एबिलिटीज तो डिवाइन लेवल पर पहुंच चुकी हैं। हमारे अलावा एकमात्र प्राणी जो डंजियन बना सकता है वो तुम हो। यूल्हान को यकीन नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। वो इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ सूझा। इर्दा ने अभी उसकी बहुत तारीफ की थी। उसे ये बिहेवियर कुछ सस्पिशियस लगा। उसने एंजल पर इल्जाम लगाया, तुमने ये सब इसलिए कहा ताकि मेरे कंधों पर ढेर सारा काम डाल सको। सिलेस्टियल ने जवाब दिया, ये हमारे और तुम्हारे लिए विन विन है। हम अपना काम करवाते हैं और तुम्हें अपने टास्क्स पूरे करने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यूल्हान जानना चाहता था कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। एंजल ने कहा, उस केस में मॉन्स्टर्स डंजियंस में नहीं आएंगे। इस वजह से ह्यूमैनिटी को जंगल जैसे माहौल में जीना पड़ेगा। इर्दा ने ब्लूप्रिंट्स और मटेरियल्स दिखाए और उसने समझाया कि स्वर्ग उसे हर तरह की मदद करने को तैयार है। हरकीनम, पैकीनम और अल्हाद्रा, ये 3 मटेरियल्स हैं जो हायर क्रीचर्स यूज करते हैं। ये अभी पृथ्वी पर नहीं हैं। यूल्हान हैरान था कि जेम्स इतने बड़े थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले गिफ्ट में कुछ ब्रांड न्यू टूल्स छिपे थे। यूल्हान का मूड पूरी तरह बदल गया। वो हाईएस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट देखकर एक्साइटेड हो गया। उसने पूछा, क्या मैं वाकई इन्हें यूज कर सकता हूं? सिलेस्टियल ने जवाब दिया, हमने तुम्हें इन्हें थोड़े समय के लिए लोन पर दिया है। काम पूरा होने पर तुम्हें इन्हें वापस करना होगा। यूल्हान को ये ट्विस्ट पसंद नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे मटेरियल्स से डंजिन कैसे बन सकता है। क्या उसे जमीन खोदना शुरू नहीं करना चाहिए? इर्दा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यूल्हान के आखिरी शब्दों का विरोध किया। तुम्हें बस मैजिकल टूल्स बनाने होंगे जो मॉन्स्टर्स का ध्यान खींचें। ये आसपास के टेरेन को बदल देता है और एक डंजिन बना देता है, सेलेस्टियल ने समझाया।
इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तुम्हें एक डिस्ट्रक्टिव ट्रैप को परफेक्ट करना होगा, युएलहान एर्दा ने इस ने मामले जोड़ा। को लंबा नहीं एंजल खींचा समझ गई और थी कि तुरंत ये कोई टास्क हल्का शुरू काम कर दिया। नहीं था। एर्दा थोड़ी ने देर उसे जो चुप रहने पहला के मैजिक बाद स्टोन दिया युएलहान ने वो आग में उड़ आखिरकार गया। कहा, उसके इसे दिमाग देखते में ही एक पता आवाज चल गूंजी, रहा है कि ये बहुत इटर्नल डिफिकल्ट फ्लेम होने की वाला थोड़ी है। सी पावर से अगले ही तुम पल वो मैजिक स्टोन्स मुस्कुराया को और उसमें डाल बोला, सकते हो। बेटर है कि तुम युएलहान रिवॉर्ड ने अपने तैयार करने स्पेशल में क्लॉज बिजी हो से जाओ। अगला जैम एर्दा उठाया ने कहा, और उसे आग के पास युएलहान, ले गया। मैं ऐसा रिवॉर्ड अगले ही तैयार पल करूंगा कुछ जो तुम्हारा अविश्वसनीय दिमाग उड़ा हुआ। देगा। सही हीरो ने रिएक्शन डिसाइड हुआ। कर लिया था। स्टोन्स को गर्म करने के बाद हीरो ने उन्हें बाहर निकाला और हथौड़े से काम शुरू किया। आग के पास बहुत गर्मी थी, पसीने की बूंदें उसके चेहरे और बाहों पर लुढ़क रही थीं। एर्दा हीरो के एक्शंस को हैरानी से देख रही थी। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या मैंने कोई गलती कर दी? अगर युएलहान स्पीयरमैन नहीं होता तो मैं उसे ब्लैकस्मिथ बनने की सलाह देती। ये नौजवान इतना स्किल्ड है कि वो हथियार बना सकता है जो भगवान को भी चैलेंज कर दें। थोड़ी देर बाद युएलहान की राहत भरी सांस सुनाई दी। यूनिफॉर्म पूरी तरह तैयार थी। वो चिंतित था, उसे यकीन नहीं था कि ये वैसा काम करेगा जैसा चाहिए। इर्दा ने कहा, अगर ये काम नहीं करता तो इसे पिघलाकर फिर से ट्राई किया जा सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। युएलहान ने उसके शब्दों पर कोई कमेंट नहीं किया। उसने और ज्यादा फोकस अपने काम पर किया। वो सचमुच बहुत केंद्रित दिख रहा था। उसकी नजरें अपने हाथों से नहीं हटीं। सेलेस्टियल जैसे मंत्रमुग्ध होकर युएलहान के काम को गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद एंजल को कुछ समझ आया। उसे लीटा और उसके दोस्तों की कहानियां याद आईं जब वे पृथ्वी पर साथ थे। अब जाकर इर्दा को एहसास हुआ कि उस वक्त एंजल ने कैसा महसूस किया होगा। पिछले 1000 सालों में लीटा ने इसे पर्सनली ऑब्जर्व किया था। इर्दा सोच में पड़ गई कि एक हायर एंजल होने के बावजूद लीटा को एक आम इंसान में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई। वो सिर्फ ये समझना चाहती थी कि उसकी दोस्त के दिल को क्या कंट्रोल करता था, और कुछ नहीं। अचानक एक जोरदार आवाज से वो चौंक गई। युएलहान ने अपने इंस्ट्रूमेंट को टेबल पर जोर से रख दिया था। वो उबासी लेते हुए बोला, हो गया, फाइनली। इर्दा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इतना मुश्किल टास्क इतनी जल्दी कैसे पूरा हो सकता है। उसी पल युएलहान को एक मैसेज मिला, तुमने टॉप लेवल ब्लैकस्मिथ अवेकन कर लिया है। तुमने लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल अर्न किया है। सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की एफिशिएंसी 20% बढ़ गई है। इर्दा हैरान थी। उसे लग रहा था कि बहुत कम टाइम बीता था। उसने हैरानी से पूछा, हो गया? युएलहान ने गुस्से में जवाब दिया, हो गया क्या मतलब? पूरे 5 घंटे लगे हैं। सेलेस्टियल ने सोचा, क्या मैंने समय का हिसाब खो दिया और उसे 5 घंटे तक लगातार काम करते देखती रही? लेकिन सचमुच इस तरह के काम के लिए इतना समय बहुत तेज था। क्या उसने वाकई सब कुछ ब्लूप्रिंट के हिसाब से ठीक किया था? युएलहान ने अपनी बनाई चीज को एंजल के हाथ में दे दिया। लो, खुद चेक कर लो। एर्दा ने छोटे से क्यूब को अपने हाथों में घुमाया। ये बेजोड़ था। उसने अपनी नज़र युएलहान की ओर की, अभी भी अपनी आंखों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। एर्दा ने सोचा कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि उसने खुद उसे काम करते देखा था। शर्माते हुए और नजरें फेरते हुए एंजल ने जवाब दिया, ये कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। सेलेस्टियल के सूखे सूखे शब्दों ने फिर भी युएलहान को खुश कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एर्दा ने कहा, अब समय है क्राफ्ट को माना यूज करने का। हाँ, मैं बाकी एंजल्स को मदद के लिए बुलाऊंगी, थोड़ा इंतजार करो। युएलहान को थोड़ा धोखा लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी मेंटोर लीटा को बुलाएगी, लेकिन उसने उसे निराश किया। कुछ और समय बीता। एर्दा फिर से स्वर्ग में चली गई। जब वो लौटी तो उसके सिर के ऊपर एक मैजिकल चमक थी। युएलहान ने सोचा कि ये वही फ्लोरेसेंट लाइट है जो उसने अपनी जवानी में देखी थी। सेलेस्टियल ने चिढ़कर कहा, ये लाइट नहीं, ये एंजल का हेलो है। ये एक हल्के सुनहरे रंग का चमकता हुआ हूप जैसा दिखता था। जब एर्दा स्वर्ग में थी तो उसके कोवर्कर्स को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। एक इंसान डिस्ट्रक्टिव ट्रैप कैसे बना सकता है? युएलहान ने जितनी जल्दी काम खत्म किया वो हैरानी करने वाला था। ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा नहीं था। ये निश्चित रूप से पृथ्वी पर किसी इंसान ने बनाया था। युएलहान ने सोचा, एंजल्स तो सभी इतने खूबसूरत हैं। जब एर्दा छोटे साइज में थी तब मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन अब जब वो ह्यूमन साइज में है तो मैं देख सकता हूं कि वो कितनी सुंदर है। सेलेस्टियल ने अपने हाथ ताली बजाकर युएलहान को जल्दी करने का इशारा किया। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें क्राफ्ट माना तक जल्दी पहुंचना होगा। उसने कहा, तुम युएलहान बस डिस्ट्रक्टिव ट्रैप को पूरा करने पर फोकस करो, बाकी काम इस बार मेरे साथ पृथ्वी पर आए बाकी एंजल्स करेंगे। तीनों एंजल्स ने युएलहान को छुआ। असली जादू शुरू हुआ। इस इंटरैक्शन से एक ताकतवर सुनहरी मैजिकल एनर्जी उभरी। अचानक युएलहान चिल्लाया। उसे लगा जैसे कोई ताकत उस पर दबाव डाल रही है। ये एक अविश्वसनीय प्रेशर था, जैसे माना उसे हर तरफ से दबा रहा हो। अब जाकर युएलहान को हायर पावर्स की ताकत का एहसास हुआ। एक एंजल ने मुस्कुराते हुए पूछा, सह नहीं सकते?
लेकिन युइल्हान को यकीन था कि वो इसे झेल लेगा। उसने खुद को उस डिस्ट्रक्टिव ट्रैप पर फोकस करने के लिए मजबूर किया। वो मॉन्स्टर्स को आकर्षित करे, उन्हें बुलाए ताकि मॉन्स्टर्स अंदर जाएं और फिर बाहर ना निकल सकें। ये उन जानवरों के लिए सबसे मैजिकल चीज़ थी जो हज़ारों सालों की अकेलापन सह चुके थे। अचानक युइल्हान ने अपनी आंखें खोलीं। उसे एक विचार आया, हमें इन बदनसीबों के अकेलेपन को शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। एंजल्स का उसके शरीर पर प्रेशर जारी था, लेकिन अब उसे ये डिवाइन एनर्जी सहना ज़्यादा आसान लग रहा था। एक एंजल ने सोचा, एक कमतर प्राणी के लिए वो मजबूत है। आमतौर पर लोग एंजल से मिलते ही बेहोश हो जाते हैं। इस लड़के में खास सेल्फ अवेयरनेस है। अचानक एक और सेलेस्टियल ने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो हम हारने वाले हैं। मैं अपने प्राइड को ठेस नहीं लगने दूंगी। नई एंजल ने कहा, यह वाकई कमाल है, इतना इंटरेस्टिंग इंसान कैसे पैदा हुआ। गली से दिख रहा था कि इमारत अंदर से कितनी चमक रही है। युइल्हान को एक मैसेज मिला, तुमने अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्ट्रक्टिव ट्रैप पूरा कर लिया है। माना क्राफ्टिंग लेवल 7 तक अपग्रेड हो गई है और पूरे किए गए आर्टिफैक्ट की क्वालिटी में सुधार हुआ है। युइल्हान ने सिर उठाकर छत की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया। लंबे सुनहरे बालों वाली एंजल ने दांत पीसे। वो नहीं मानना चाहती थी कि इस लड़के ने पहली बार में ही इसे सही कर लिया। हरे रंग के बालों वाली सेलेस्टियल ने कहा, मुझे लगा था कि उसे कम से कम 10 ट्राइज लगेंगे, लेकिन इस लड़के ने तो अल्फा और बीटा ऑप्शंस भी जोड़ दिए। एरदा ने ब्लैकस्मिथ को बताया, वे क्राफ्टिंग माना के रिजल्ट से जुड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अर्थी और कॉम्पैक्ट जैसे डेफिनेशंस लक, ऑब्जेक्ट और क्राफ्ट्समैन की एबिलिटी के आधार पर रैंडमली आते हैं। पहले काम में ही अल्फा और बीटा दोनों देखना हर दिन की बात नहीं है। एक एंजल ने युइल्हान के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम इंप्रेसिव हो भाई। और सेलेस्टियल ने ऐड किया कि अब डंजन सेट करने का समय है। एरदा ने युइल्हान को ऑफर दिया कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनके साथ चलकर देख सकता है। युइल्हान इस ऑफर से खुश हुआ और खुशी खुशी मान गया। जब उनकी कंपनी गलियों में थी, एंजल्स ने कई टूटी फूटी इमारतें देखीं। सेलेस्टियल्स अपने पंखों की बदौलत हवा में मूव कर रहे थे। वे युइल्हान को भी अपने साथ ले गए। युइल्हान ने कहा, यह तो बिल्कुल अपोकलिप्स जैसा लग रहा है, दुनिया का अंत। एक एंजल ने पूछा, क्या हमें इस आदमी पर इनविजिबिलिटी यूज करने की जरूरत नहीं है? सेलेस्टियल ने जवाब दिया कि यह ठीक है, अगर जब तक युइल्हान पहले अटैक नहीं करता उसे कोई नहीं देखेगा। हायर बीइंग ने देखा कि शहर की गलियों में मॉन्स्टर्स वाकई युइल्हान पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक एंजल ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल, ये तुम ही हो युइल्हान जिसे भगवान ने खुद इग्नोर किया है। युइल्हान ने चिढ़कर सोचा, क्या ये मुझे चिड़ियाघर का बंदर समझते हैं? देखता हूं अगले मिशन के बाद तुमसे बात करता हूं कि नहीं। आखिरकार शहर के ऊपर उभरते पहाड़ दिखाई दिए। सेलेस्टियल्स उस जगह पर पहुंचे जहां वे डंजन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये एक अबैंडन्ड जगह थी। खाली जमीन पर एरदा, जो पूरे समय ट्रैप को अपने हाथ में पकड़े थी, ने उसे हवा में उछाल दिया। युइल्हान ने जो ऑब्जेक्ट अभी बनाया था वो अपने आप हवा में तैरने लगा और चमकने लगा। अगले ही पल वो गायब हो गया। युइल्हान समझ नहीं पाया कि वो कहाँ गया। एक सेलेस्टियल खुश थी कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन युइल्हान कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। इस बीच शहर की गलियों में बंदूकों के साथ मिलिट्री पर्सनल्स भी कंफ्यूज दिख रहे थे। लोगों ने नोटिस किया कि जिस विशाल चूहे का वे शिकार कर रहे थे उसका बिहेवियर अजीब हो गया। उसने आसपास सब कुछ तबाह करना बंद कर दिया, जैसे कुछ चीज ने उसका ध्यान भटका दिया हो। दूसरे मिलिट्री टीम की ओर से विशाल चींटियां उस दिशा में बढ़ने लगी जिधर चूहा देख रहा था। लोगों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सब कुछ विशाल पक्षियों के पंखों से अंधेरा हो गया था। ये सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स जो गलियों में तबाही मचा रहे थे, अब आज्ञाकारी रूप से युइल्हान के बनाए ट्रैप की ओर जा रहे थे। एक एंजल ने कहा, मुझे मानना नहीं चाहता, लेकिन युइल्हान को ट्रैप्स बनाने का जबरदस्त टैलेंट है। एरदा ने बताया कि बाकी सारे डंजिन्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। युइल्हान ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, बाकी डंजिन्स? लेकिन तुमने कहा था कि वे यूजलेस हैं। सेलेस्टियल ने समझाया, उन्हें फेंकना अफसोसजनक था, इसलिए बाकी डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स में हमने मैजिक यूज करके डंजिन की एनर्जी को अर्थ एनर्जी में बदला। अब युइल्हान को समझ आया कि हरकिनम की कमी क्यों थी। रिसाइकलिंग इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की ओर पहला कदम था। आज पृथ्वी पर आई एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत क्लोज हो। ये बात एरदा और युइल्हान के लिए थी, लेकिन दोनों ने असहमति जताई। अचानक युइल्हान का ध्यान मॉन्स्टर्स की ओर गया। हजारों सालों तक पृथ्वी पर रहने के बावजूद वे आज्ञाकारी रूप से डिस्ट्रक्टिव ट्रैप की ओर जा रहे थे, जैसा भगवान और एंजल्स चाहते थे। डिवाइन पावर एब्सोल्यूट थी। भगवान पूरी ह्यूमैनिटी को एक पल में दूसरी दुनिया में भेज सकता था, और मॉन्स्टर्स उसकी सर्वशक्तिमान ताकत के सामने बेबस थे। आखिरकार ह्यूमैनिटी भी सुप्रीम रूलर के हाथ की हथेली में नाचती थी। ये कि युइल्हान को 1000 साल तक अकेला छोड़ दिया गया, इसका सिर्फ एक शब्द में जवाब था, गलती।
इन विचारों ने युएलहान को और फ्रस्ट्रेट कर दिया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि ये वाकई हो रहा था या उसकी आंखें धोखा दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि अगर लीटा उस वक्त साथ न होती तो वो एक 1000 साल के अकेलेपन में पागल हो गया होता। लेकिन अब वो यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे और मजबूत होना होगा ताकि कोई भी या कुछ भी उसे कंट्रोल न कर सके। युएलहान ने पक्का फैसला किया कि वो अपनी इच्छा शक्ति के लिए और मजबूत बनेगा। थोड़ी देर बाद वो घर पर बैठकर सैंडविच खा रहा था और न्यूज़ सुन रहा था। रिपोर्ट्स बता रही थी कि कल रात मॉन्स्टर्स की अचानक हरकत का कारण शहर के अलग अलग जगहों पर एक्टिवेट हुए डंजियंस थे। युएलहान बर्तन धोते हुए सुन रहा था। डंजियन सिर्फ सियोल में नहीं, बल्कि पूरे कोरिया, जापान और यहाँ तक कि चीन के कुछ हिस्सों में भी उभरे। रिपोर्टर ओडे से डिटेल्स मांगी गई थीं। युएलहान सोच रहा था कि मम्मी पापा कब वापस आएंगे। उसे थोड़ा दुख हुआ। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे दोनों कैसे होंगे, लेकिन इतने सालों तक सोसाइटी में अनुभव हासिल करने के बाद वे शायद दूसरी दुनिया में किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे। एर्दा ने कहा, डंजिन ठीक से काम कर रहा है। ग्रेट जॉब युएलहान। हीरो ने पूछा, मैंने सुना था कि मुझे 27 और ट्रैप्स बनाने हैं, फिर एंजल्स क्यों चले गए? मैं तो अभी काम शुरू कर सकता हूँ। सेलेस्टियल ने जवाब दिया, डिस्ट्रक्टिव ट्रैप बनाने में ढेर सारी माना लगती है। एंजल्स को अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए कुछ दिन चाहिए। युएलहान ने कहा कि वे अकेले एंजल्स तो नहीं हैं, और उसे लीटा की याद आई। वो उसे कम से कम एक बार और देखना चाहता था। एर्दा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सभी एंजल्स के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता। तुम्हारी सुविधा के लिए लीटा एक्स्ट्रा वर्क ले रही है, इससे उसे मुश्किल हो रही है। वो कुछ समय तक पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। युएलहान गिलाश होकर सोचने लगा कि फिर लीटा वाकई नहीं आ सकती। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुझाव दिया कि वे वर्कशॉप चलें और बेस पर काम शुरू करें। एर्दा ने निराश होकर सोचा कि युएलहान वाकई अपने काम में पूरी तरह डूब गया है। जब दोनों बाहर थे, युएलहान ने कहा, मैं सोच रहा था डंजन बनाते वक्त तुम बड़ी क्यों हो गई थी और अब फिर छोटी हो। खूबसूरत एर्दा ने समझाया, एक एंजल के तौर पर मेरे पास और भी टास्क हैं। ये साइज तुम्हारी हेल्पर बनने के लिए परफेक्ट है। इन बातों के बीच वे वर्कशॉप पहुंच गए। युएलहान ने अगले दिन के लिए और ट्रैप्स बनाने का फैसला किया। इस बीच एर्दा बड़े इंटरेस्ट से उन लूट्स को देख रही थी जो युएलहान ने पहले मॉन्स्टर से फाइट्स में हासिल की थी। उसने युएलहान की ओर मुड़कर कहा, कल तुम्हारा रिजल्ट इतना परफेक्ट था कि मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी। इसके बाद तुम्हें शायद ही नए ट्रैप्स बनाने का समय मिले। युएलहान ने सिर खुजाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे और हंकी देना चाहती हो? लेकिन एंजल ने उसे सपने न देखने की सलाह दी। अगले ही पल टेबल पर पड़ी मॉन्स्टर की खाल के साथ कुछ होने लगा। एर्दा ने समझाया कि वो उस खाल को ड्राई और स्टेरिलाइज कर रही है जो युएलहान ने हंट में हासिल की थी। ये काम एक सेकंड में पूरा हो जाएगा। युएलहान रिजल्ट से खुश था। काम परफेक्टली हो गया था। एंजेलिक मैजिक अपने बेस्ट फॉर्म में। सेलेस्टियल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें पहले से ही जॉब मिल गया ना? युएलहान ने खुशी से बताया कि वो इससे ग्लव्स और बूट्स बना सकता है। वो तुरंत काम पर लग गया। फायरप्लेस में आग मस्ती से जल रही थी और वर्क बेंच पर चमड़ा बिछा हुआ था जिसमें से वो फ्यूचर क्राफ्ट्स के लिए पार्ट्स काट रहा था। सबसे पहले बने टेरेबल वॉल्व के लेदर गॉन्टलेट्स, रेयर क्लास, 600 पॉइंट्स आर्मर और 700 पॉइंट्स अटैक पावर के साथ। इसके बाद बने टेरेबल वॉल्व बूट्स, भी रेयर क्लास, 550 पॉइंट्स आर्मर और 750 पॉइंट्स अटैक पावर के साथ। युएलहान अपनी क्रिएशन से खुश था। इनमें एक एयरिंग ऑप्शन भी था। फिर भी अगर बूट्स गर्म होने की वजह से मूवमेंट में दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। एर्दा ने पूछा कि उसने फोर्टिफिकेशन टेक्निक्स कब सीखी। युएलहान ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, हार्डवर्क के लिए ढेर सारी चीज़ें जाननी होती हैं। उसने निश्चय किया कि वो भालू की खाल से आर्मर बनाएगा। एर्दा हिचकिचाते हुए उसके एक्शंस को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। कुशल हीरो के ऊपर सूरज अब क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। शाम जल्दी आने वाली थी। सेलेस्टियल ने उबासी ली और कहा, आज तो पूरा दिन हो गया। उसने युएलहान को रेस्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया। उसका सारा ध्यान काम ने खींच लिया था। थोड़ी देर बाद युएलहान ने कहा, बस थोड़ा और फिर हो जाएगा, मैं बिल्कुल थका नहीं हूं। एर्दा ने कहा, लगता है एक निंद्रा रहित नाइट तुम्हारी सुपर ह्यूमन स्टैमिना पर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही युएलहान ने घोषणा कर दी कि सब कुछ तैयार है। टफ बेयर लेदर आर्मर, यूनिक ग्रेड, 2100 पॉइंट्स आर्मर और 850 स्ट्रेंथ के साथ। एक मास्टर द्वारा बनाया गया बॉइल्ड लेदर जो दूसरी रैंक के विशाल भूले भालू की खाल से बना था, अपनी क्लास में बेस्ट था। ये हाई रैंक मॉन्स्टर के काटने को भी झेल सकता था। एर्दा इस पीस से हैरान थी। युएलहान ने बताया कि अब फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। उसका हाथ क्लॉज और हड्डियों की ओर गया। इस तरह वो आर्मर को और मजबूत करने वाला था। युएलहान ने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और भालू के अवशेषों की सारी ताकत आर्मर में ट्रांसफर हो गई। इस तरह उसने विशाल भूरे भालू की खाल से बने अपने आर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा लिया। युएलहान को एक मैसेज मिला कि माना क्राफ्टिंग लेवल 8 तक पहुंच गया है। उसने एंजल से कहा, इस आर्मर में हिडन फंक्शंस हैं। एर्दा ने जवाब दिया, इसके नाम से मुझे पता है कि ये किस चीज से बना है। सेलेस्टियल ने हाथ आगे बढ़ाया और आर्मर से हिडन स्पाइक्स निकल आए।
जो काउंटर अटैक के लिए थे। यूलहान मुस्कुराया और समझाया, ये बिल्कुल हेजहॉग की तरह काम करता है, ऐसा हेजहॉग जो शेर को भी भगा सकता है। एर्दा को याद आया कि पिछले बार यूलहान ने जो आर्मबैंड बनाया था उसमें मेंटिस ब्लेड छिपा था। उसे आश्चर्य हुआ कि यूलहान अपने आर्मर में तीखे स्पाइक्स क्यों छिपा रहा था। यूलहान चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने रहस्यमय ढंग से कहा, तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? सेलेस्टियल के दिमाग में एक विचार कौन था? ये रैंडम सवाल था, लेकिन माहौल डरावना हो गया। उसने पूछा, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? एर्दा जानना चाहती थी। शायद हेजहॉग ने तुम्हारे मम्मी पापा को चोट पहुंचाई हो, या ये किसी मर्दाना सपने की बात है? यूलहान ने चिढ़कर चिल्लाया, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ठीक हैं। उनकी ऊंची ऊंची बातचीत जारी रही। एंजल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास है, मैं इसे सीरियस फेस के साथ सुन रही थी। वैसे भी इस बार भी अल्फा और बीटा ऑप्शंस हैं। सबको लगने लगेगा कि तुम जो भी माना क्राफ्टिंग से बनाते हो उसमें ऑप्शंस जरूर होंगे। सेलेस्टियल ने अब शांत लहजे में जोड़ा। यूलहान ने जवाब दिया, अभी हड्डियां बची हैं, मैं उनसे एक चाकू बनाऊंगा ताकि प्रोसेसिंग आसान हो। मॉन्स्टर की बॉडी को स्पीयर से प्रोसेस करना मुश्किल है। उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। बहुत जल्दी मास्टर यूलहान का एक और मास्टरपीस तैयार था, बेयर बोन से बना एक चाकू, रेयर क्लास वेपन, 500 पॉइंट्स अटैक लेवल और 450 ड्यूरेबिलिटी के साथ। इसके बाद डायर वुल्फ की खोपड़ी के आकार में एक मास्क बनाया गया, जिसका आर्मर 600 पॉइंट्स और ड्यूरेबिलिटी 660 थी। ये मास्क वुल्फ की हड्डी से बना था। इस मॉन्स्टर में जिंदा रहते वक्त ढेर सारी माना थी। एर्दा ने हैरानी से पूछा, एक और मास्क बना लिया? यूलहान ने जवाब दिया, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स बचे थे। उसने अपना पूरा इक्विपमेंट पहन लिया। उसे लगा कि वो बहुत कूल लग रहा है। वो आईने के पास गया और सेलेस्टियल से बोला, अपना चेहरा छिपाने में मैं अच्छा लगता हूं। एर्दा चिल्लाई, तुमने इस मास्क के साथ क्या किया? तुम्हारी प्रेजेंस और कमजोर हो गई है। ये अविश्वसनीय है। यूलहान ने दावा किया कि उसने कुछ नहीं किया। अगर एंजल को खुद ये नहीं पता था। अचानक उन्हें कुछ अजीब सुनाई दिया। ये क्या आवाज है? बाहर कुछ हो रहा है? यूलहान ने पूछा। एंजल ने जवाब दिया, लगता है कोई अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। यूलहान ने अपना मास्क उतारा। वो सुनी हुई बात से शॉक था। चोनो एरिया में बैटल हो रही थी, जहां एक विशाल क्लास 2 मॉन्स्टर उभरा था। इमारत में मौजूद लोगों को तुरंत दूसरी दुनिया में भागने की सलाह दी गई थी। एर्दा ने हैरानी से हल्की सी आवाज निकाली, एक मॉन्स्टर जो डंजन में लॉक नहीं है? यूनहान ने चिल्लाकर कहा, ओ नो प्लीज, वो विशाल भूरे भालू से कमजोर हो। एंजल ने पूछा, तुम्हें अब फाइट करने से डर नहीं लग रहा ना? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। यूलहान ने जवाब दिया, डर की बात नहीं है। अगर वो उस भालू से मजबूत हुआ तो मुझे उसकी खाल उतारनी पड़ेगी और नया आर्मर बनाना पड़ेगा। मॉन्स्टर की बॉडी प्रोसेस करने की प्रोसेस मुझे फाइट से ज्यादा डराती है। यूलहान ने अपना पुराना स्पीयर निकाला और उसे गौर से देखा। उसने सेलेस्टियल को समझाया कि बैटल में जाने से पहले इस वेपन को रिपेयर करना जरूरी है। डेडली शार्प स्टील स्पीयर, यूनिक क्लास 1100 पॉइंट्स अटैक पावर और 715 ड्यूरेबिलिटी के साथ। इसमें 20% क्रिटिकल स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का ऑप्शन था। ये एक सच्चा चमत्कार था कि यूलहान ने इसे बिना माना यूज किए बनाया था। वो संतुष्ट था। उसने अभी अभी स्पीयर फिक्स किया था और उसका अटैक पावर 300 पॉइंट्स बढ़ गया था। अब वो उसे और रिफाइन करना चाहता था। सुनो यार, ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अपने हथियार को ठीक करने में जुटा था। सेलेस्टियल ने उसे बोला, भाई पहले इस हथियार को रिपेयर कर लो, फिर जाके बैटल में कूदना। वो हथियार था एक जानलेवा तेज धार वाला स्टील का भाला। इसकी क्लास थी एकदम यूनिक। अटैक पावर थी 1100 पॉइंट्स और ड्यूरेबिलिटी थी 715। इसकी खासियत थी कि इसमें क्रिटिकल स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी थी 20% ज्यादा। और यकीन मानो, ये भाला उस लड़के ने बिना माना यूज किए बनाया था। क्या बात है ना? वो लड़का यानी यूलहान पूरी तरह सेटिस्फाइड था। उसने अभी अभी अपना भाला ठीक किया था और उसकी अटैक पावर पहले से ही 300 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। इल्हान कुछ और रिफाइन करना चाहता था, लेकिन अर्टा, वो एंजल, इसके खिलाफ थी। बोली, अबे अब रिफाइनिंग छोड़, टाइम हो गया है हंटिंग का। हीरो ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये एंजल कभी-कभी सचमुच पेन इन द एस बन जाती थी। जब वो लोग आंगन में निकले तो देखा कि शहर में कितनी तबाही मच चुकी थी। आम लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे, डर के मारे उल्टी दिशा में भाग रहे थे। लेकिन इल्हान, वो तो सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। अर्टा, जो हमेशा हीरो के साथ रहती थी, उसने सही दिशा दिखाई। और फिर उस नौजवान ने वो भयानक प्राणी देखा जो पूरे शहर को आतंकित कर रहा था।
वो था एक विशाल चीता जिसकी आंखें लाल थीं। वो जोर जोर से गुर्राता हुआ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तरफ झपट रहा था। सैनिक आपस में चिल्ला रहे थे। एंटी टैंक मिसाइल भी काम नहीं कर रही। कानून का मुखिया यानी हेड ऑफ लॉ चीखा, जिनके पास सेकंड ग्रेड है वो बाहर निकलो और उसको चाकुओं से भेद दो। अगर मिलिट्री ने कुछ नहीं किया तो ब्लू हाउस यानी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस अटैक के नीचे आ जाएगा। मिलिट्री की हरकतें देखते हुए इल्हान ने अर्टा से पूछा, सैनिकों के अलावा जो सेकंड क्लास वाले हैं वो भी लड़ रहे हैं? एक आदमी जिसके पास सेकंड क्लास थी बोला, दूसरी दुनिया में हम सेफली एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा सकते हैं, लेकिन धरती पर इतना स्ट्रांग दुश्मन, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी उस विशाल चीते का पंजा जमीन पर आया और एक झटके में 1 दर्जन लोगों को उड़ा दिया। सेकंड क्लास वाले फाइटर्स भी आसानी से सेकंड क्लास मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते थे। इल्हान ने सोचा, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए चीजें थोड़ी अलग थीं। उसने मन में कहा, लोग भले ही दूसरी दुनिया में जा सकते हों, लेकिन धरती मेरा घर है। अगर ये नष्ट हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हीरो का इरादा दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं था। फिर भी उसने सोचा, अगर मुझे थोड़ा और मेहनत करके दूसरों को बचाना पड़े तो मैं करूंगा। इल्हान इतनी तेजी से मूव किया कि इंसानी आंख उसे मुश्किल से देख पाती। वो विशाल चीता तबाही मचाता रहा, सब कुछ कुचलता हुआ। अर्टा ने रिपोर्ट किया, ये मॉन्स्टर निश्चित रूप से एक विशाल भूरे भालू से भी स्ट्रांग है। तभी मिलिट्री ने टैंक से गोली चलाई। पहला शॉट चीते को लगा। सैनिक चिल्लाए, ग्रेट, हमने उसे हिट कर दिया। अगर हम उसके मुंह पर मारे तो उसे जरूर चोट पहुंचेगी। लेकिन अगले ही पल जब धूल का गुबार हटा तो सैनिकों को एक बुरा सरप्राइज मिला। मॉन्स्टर का सिर एकदम सही सलामत था। मिलिट्री के अटैक ने चीते को और गुस्सा कर दिया। उसने अपना सिर उस टैंक की तरफ घुमाया। एक और पल और उस विशाल बिल्ली का पंजा टैंक पर आया, जिससे वो हिल भी नहीं सका। चीते ने टैंक को उठाया और अपना विशाल मुंह खोला, जिसमें हड्डियां नजर आ रही थीं। एक पल के लिए मॉन्स्टर रुका, अपनी शिकार को घूरता हुआ। टैंक उसके पंजे में फिट था। तभी इल्हान ने जमीन से धक्का मारकर हवा में उड़ान भरी, तेजी से चीते की ओर बढ़ता हुआ। उसके दिमाग में ये बात आई कि मैंने कभी अपनी मौजूदगी की अनदेखी होने के लिए इतना शुक्रिया नहीं कहा जितना अब। चीते की आंख बहुत करीब थी, बस एक पल और इल्हान का भाला अपने टारगेट पर लगने वाला था। प्राणी ने दर्द से जोर से चीख मारी। उसकी आंख से खून का फव्वारा छूटा और चीते ने टैंक को अपने पंजे से छोड़ दिया। सिस्टम ने हीरो के हिट को क्रिटिकल रेट किया। लोगों ने तुरंत अपने हीरो को पहचान लिया। भीड़ में फुसफुसाहट सुनाई दी, सनबोल्ट, वो अगली दुनिया में नहीं गया, हम बच गए। चीते के पंजे से छूटा टैंक जमीन की ओर गिरने लगा। यूहान अपनी जगह पर रुक गया, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश में। घायल चीता जोर जोर से गुर्राता रहा। हीरो ने सोचा, अब बेहतर होगा कि वो उछलकर भागे, और उसने हवा में छलांग लगाई। मिलिट्री डिटैचमेंट के लीडर ने तुरंत फायर खोलने का ऑर्डर दिया। कैप्टन ने चीते को हर उस चीज से शूट करने का हुक्म दिया जो मिलिट्री के पास थी। इसी बीच इल्हान उन सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहा था जो गिरते टैंक के बंधक बन चुके थे। हीरो ने अपनी लेजर नजर को सीधे उस मेटल मशीन पर टिका दिया। नौजवान ने टैंक को टेन के कैन की तरह आधा काट दिया। अंदर मौजूद सैनिकों ने डर भरी आंखों से हीरो को देखा। लड़के ने कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरा हाथ जोर से पकड़ो। एक सैनिक ने इल्हान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हीरो ने दोनों सैनिकों को पकड़ा और गिरते टैंक से उछलकर बाहर आ गया। नौजवान सख्त सतह पर सही सलामत उतरा और सैनिक भी सुरक्षित थे। लोगों ने सनबोल्ट को दिल से शुक्रिया कहा इस शानदार रेस्क्यू के लिए। इल्हान ने सोचा, मैंने ये हीरो करने के लिए नहीं किया, मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मैं कर सकता था। अचानक लड़के के कानों में कुछ परेशान करने वाली आवाजें आईं। नौजवान ने सैनिकों को भागने का ऑर्डर दिया। खतरा तेजी से नजदीक आ रहा था। एक विशाल शिकारी चीता उनके ऊपर पहाड़ की तरह लटक रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। चीते की पूरी आंख उसके शिकार पर थी। हीरो ने अर्टा की ओर मुड़कर कहा, यह मॉन्स्टर भालू से भी स्ट्रांग है। यह समझता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा कौन है। सेलेस्टियल ने इल्हान को बहुत सावधान रहने को कहा। उसने जोड़ा, चीते ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी स्टेल्थ एबिलिटी काम नहीं कर रही। हीरो ने एंजल को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, ये ऐसा दुश्मन है जिसे मैं डायरेक्टली लड़के भी हरा सकता हूं। प्राणी तेजी से नजदीक आ रहा था। ना सिर्फ इल्हान को खतरा था, बल्कि यहां मौजूद हर किसी को। मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर ने चिल्लाकर कहा, यह हमारा मौका है, अटैक। ढेर सारी अलग अलग गोलियां एक साथ चीते पर दागी गईं। मॉन्स्टर का ध्यान सनबोल्ट पर था। यह था परफेक्ट मौका। इल्हान ने चिल्लाकर कहा, सब लोग मैजिक यूज करो, चीते की आंखों पर निशाना लगाओ।
अचानक आकाश में एक बिजली की चमक दिखी और वो सीधे मॉन्स्टर पर गिरी। चीता फिर से अपनी आंख पर अटैक होने से दर्द में चीखा। लोगों ने ऊपर देखा तो आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखा। उसमें एक लड़की बैठी थी जिसके आसपास बिजली की चमक दिख रही थी। भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। क्या इस लड़की ने सचमुच बिजली बुलाई? ये तो एम्प्रेस है, एम्प्रेस यहाँ है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके लुक्स ने हर उस मर्द को इम्प्रेस कर दिया जो उसे देख रहा था। चीता लगातार गुर्राता रहा। मिलिट्री ने अपना अटैक नहीं रोका। मॉन्स्टर जल्दी ही होश में आया और सीधे इल्हान की ओर झपटा। हीरो पीछे नहीं हटा, वो इस अटैक का इंतजार कर रहा था। चीते का पंजा, जिसके नाखून तेज थे, तेजी से इल्हान की ओर बढ़ा। नौजवान उछलकर बच गया और उसे चोट नहीं पहुंची। चीते की एक आंख अभी भी हीरो के पिछले अटैक से उबर नहीं पाई थी। लड़के ने फैसला किया कि वो उसी जगह पर फिर से वार करेगा ताकि मॉन्स्टर की नज़र पूरी तरह चली जाए। भीड़ सनबोल्ट की हरकतों को बिना रुके देख रही थी। एम्प्रेस ने लोगों को कहते सुना, अगर सनबोल्ट मर गया तो हम क्या करेंगे? सुपरगर्ल ने चीते से नजर नहीं हटाई। वो इल्हान की सिलुएट को देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक भीड़ में से कुछ लोगों ने चिल्लाकर उस दिशा की ओर इशारा किया। डामर पर ठीक चीते के पैरों के नीचे खून बह रहा था। वहां एक पूरी लाल नदी बन चुकी थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे मॉन्स्टर के सिर से एक विशाल साही निकल रही हो, लेकिन असल में ये वो हीरो था जिसने अपने कवच की ताकत का फायदा उठाया था। इल्हान ने अर्टा से कहा, देखो, लगता है मेरे पैसे वसूल हो क्या गए। तुम सहमत नहीं हो? सेलेस्टियल एक पल के लिए चुप रही और फिर रहस्यमय ढंग से बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम दिखते हो एकदम भयानक, अविश्वसनीय रूप से भयानक। उसने अपनी राय एंजल को बताई। हीरो ने जवाब दिया, इन हालातों में लुक्स मायने नहीं रखते। असल बात यह है कि ये आउटफिट अपना काम करे। आर्टा ने हल्के से पूछा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अगर लीटा तुम्हें इस डिस्गाइज में देख ले? इल्हान ने चिल्लाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी पल चीता जोर से दहाड़ा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर बहुत तेजी से मूव कर रहा था। एटा जो हीरो के सर पर बैठी थी उसे उल्टी शुरू हो गई। इल्हान ने चीखते हुए कहा जब मॉन्स्टर आगे की ओर झपटा, मुझे रॉक क्लाइंबिंग सीख लेनी चाहिए थी। चीता वाकई बहुत स्मार्ट था। हीरो से छुटकारा पाने के लिए उसने उसका सिर एक बिल्डिंग से टकराने का फैसला किया। हीरो के कवच की सुइयां गायब हो गई। वो वक्त रहते उछलकर पीछे हट गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हीरो ने हवा में करतब दिखाया और मॉन्स्टर पर फिर से अटैक किया। इस बार उसके जूतों के तलवों पर तेज कांटे उभर आए। इस दौरान नौजवान ने अपना सुपर भाला हाथ से नहीं छोड़ा। अब क्रिटिकल स्ट्राइक की बारी थी, जिसका इल्हान ने फायदा उठाया। हीरो की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल लेवल 2 तक पहुंच गई थी। मिलिट्री जो सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रही थी, ने देखा कि चीता धीमा पड़ गया है और उसे मारने के लिए फायर खोल दिया। लोग चिल्लाए, सैनिकों को हौसला देते हुए, तेजी से फायर करो और तेज, चार्ज। क्लास 2 के मॉन्स्टर के लिए क्लास 1 वालों के अटैक का कोई असर नहीं होता, लेकिन चीते के पंजे पर खून था जो इंसानों के दिए कट से बह रहा था। इल्हान ने एर्टा की ओर मुड़कर कहा, कभी कभी चींटियों की फौज भी हाथी को हरा सकती है। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। सेलेस्टियल ने लड़के को सलाह दी, जल्दी खत्म करो, देर मत करो। इल्हान ने पूछा, क्यों? एर्टा ने जवाब दिया, मुझे लगता है बाकी सब कुछ वो लोग संभाल लेंगे। लेकिन एंजल ने इंसान से ज्यादा देखा था। उसने समझाया, ये चीता तीसरे क्लास में जाने की कगार पर है। अगले ही पल मॉन्स्टर के सिर पर बने घाव से लाल रंग की टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलने लगी। हीरो ने घृणा से चिल्लाया, ये क्या शैतानी चीज है? एटा ने समझाया, मॉन्स्टर का ऊपरी हिस्सा म्यूटेट होने लगा है, एवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। इल्हान ने चीख कर कहा, मैं इसमें बेस्ट नहीं हूं, कोई एल्वन आर्चर या प्रिंसेस नाइट लाओ। सेलेस्टियल ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मजाक का वक्त नहीं है। उम्मीद है तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम यहां मर गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। हीरो ने जवाब दिया, मुझे लगा मजाक करने से कम मरने से तो बचूंगा। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, ये अभी पूरी तरह तीसरे क्लास मॉन्स्टर में नहीं बदला है। मुझे इसे अभी मौका मिलते ही खत्म करना होगा। इससे पहले कि नौजवान अपनी सोच पूरी करता, आकाश से एक बिजली की चमक आई और मॉन्स्टर पर गिरी। बिजली के डिस्चार्ज ने कुछ टेंटिकल्स को नष्ट कर दिया। इल्हान ने ऊपर देखा और उस हेलीकॉप्टर को देखा जिसमें एम्प्रेस बैठी थी। ब्यूटी ने चिल्लाकर कहा, मैं इसे मार नहीं सकती, लेवल्स का अंतर बहुत ज्यादा है। लड़के ने सोचा, ये क्या बकवास है, ये बार बार रीजनरेट कर रहा है, मुझे इतना डैमेज करना होगा कि ये रीजनरेट करना बंद कर दे। एम्प्रेस ने इल्हान की ओर मुड़कर चिल्लाया, मैं तुम्हें मैजिक से स्ट्रांग कर सकती हूं, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई माना नहीं बचेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस चीते को मार सकते हो? ब्यूटी ने पूछा। नौजवान ने बेसब्री से चिल्लाया, बस मुझे भेज दो।
लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। अगले ही पल एम्प्रेस हेलीकॉप्टर के विंग से कूद पड़ी और जमीन की ओर उड़ान भरी। एक पल के लिए इल्हान स्तब्ध रह गया। वो इस बहादुर लड़के के इस एक्ट से हैरान था। जब ब्यूटी ठीक उसके सामने थी, हीरो चीखा और फिर चुप हो गया। एम्प्रेस ने कहा, मुझे फिजिकल कांटेक्ट करना होगा, इसमें मेरा सारा माना खर्च हो जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एक पल रुककर लड़की ने जोड़ा, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। हीरो कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब उसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी? तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्प्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, अब शुरू करने का वक्त है। उसी पल हीरो को सिस्टम से मैसेज आया, थंडर की आत्मा ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। अटैक पावर, मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल हिट प्रोबेबिलिटी 30 सेकंड के लिए 50% बढ़ गई है। हर अटैक में थंडर की ताकत शामिल होगी। एनहांसमेंट खत्म होने के बाद सभी एबिलिटीज की इफेक्टिवनेस 3 मिनट के लिए आधी हो जाएगी। सिस्टम से अगला मैसेज आया। एर्टा ने कहा, ये इंसान के लिए कमाल की बात है, तुम इतना माना झेल पाए, वो भी सिर्फ फर्स्ट क्लास होने के बावजूद, और अटैक के साथ साथ रीएनफोर्समेंट भी पा लिया। इल्हान ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। अब वक्त साया करने का नहीं था। एक युद्ध की चीख के साथ हीरो ने चीते पर अटैक किया, अपना भाला उसमें घुसा दिया। एम्प्रेस ने चिल्लाकर कहा, अगर हम इसे नहीं मार पाए तो मिलिट्री मिसाइल्स लॉन्च कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम मॉन्स्टर के बिल्डिंग्स और लोगों को होने वाले नुकसान को नहीं रोक पाएंगे। हीरो के दिमाग में एक ख्याल कौंधा, मुझे ऐसा नहीं होने देना सकता, आखिरकार मेरी वर्कशॉप पास में ही है। अब वक्त था क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करने का, जो एम्प्रेस के मैजिक से स्ट्रांग हो चुकी थी। यू इल्हान ने दोबारा वार किया। खून चारों तरफ बिखर गया। उसी सेकंड सिस्टम ने बताया कि हीरो को 7,84,993 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 28 तक पहुंच गया है। उसकी ताकत, चपलता, स्वास्थ्य और तमाना 5% बढ़ गए। आखिरी मैसेज सबसे शानदार था, आपने लेवल 87 के विशाल चीते की रिकॉर्डिंग प्राप्त की है। एर्टा ने नौजवान की तारीफ की, शाबाश इल्हान, बहुत अच्छा किया, तुमने मॉन्स्टर को लेवल 3 होने से पहले खत्म कर दिया। एम्प्रेस ने हैरानी से पूछा, क्या ये चीता सचमुच मर गया? हीरो ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिला? लड़की ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं तुम्हारी टीम में नहीं थी। नौजवान के दिमाग में ख्याल आया, टीम? यहाँ सचमुच ऐसा सिस्टम है? मैं हमेशा अकेला ही गया तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हीरो ने सोचा। एर्टा, जो दिमाग पढ़ सकती थी, ने कहा, हाँ, लोनर्स जैसे तुम टीम्स ज्वाइन नहीं करते, भूल जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। सिस्टम से मैसेज आया, रीइंफोर्समेंट टाइम खत्म हो गया है, सभी एबिलिटीज की इफेक्टिवनेस 3 मिनट के लिए आधी हो जाएगी। उसी वक्त चीता गिरने लगा और लगभग हीरो को अपने साथ खींच ले गया। ऐसा लग रहा था कि बस एक पल और मरा हुआ चीता नौजवान को कुचल देगा। इल्हान ने एर्टा को एडवांस वार्निंग के लिए थैंक्स कहा, वरना चीता उसे सचमुच कुचल देता। सेलेस्टियल ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए जवाब दिया, तुम मुश्किल से जीते। अगर तुम चीते की लाश के नीचे दबकर मर जाते तो बहुत निराशा होती। भीड़ हैरानी से चिल्लाई, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। नौजवान अपनी जगह पर ठिठक गया, अपने सपोर्टर्स की चीखों से हैरान। एम्प्रेस की मदद इम्प्रेसिव थी। लोग चिल्ला रहे थे, एम्प्रेस, एम्प्रेस। एर्टा ने इल्हान की ओर मुड़कर कहा, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो जाओ। एंजल ने नौजवान का स्तब्ध होना नोटिस किया और पूछा, क्या बात है, दुश्मन खत्म हो गया, तुम जीत गए। हीरो इतना निराश दिख रहा था कि उसके पास जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। एक पल बाद अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए हीरो चिल्लाया, मुझे अभी अभी पता चला कि चीते की खाल पूरी तरह फट गई है, मैं इससे नया लेदर आर्मर नहीं बना सकता। सेलेस्टियल हैरान थी कि यह बात लड़के के लिए इतनी जरूरी थी। इस बीच मिलिट्री वालों के बीच बातचीत चल रही थी। चीता मर गया, इसके चलते ऑपरेशन रुक गया है, ट्रॉफी को कैसे बांटेंगे? एक सैनिक ने कहा। सैनिकों में से एक ने जवाब दिया, पहले हमें इसे टुकड़ों में बांटना होगा, मैं ट्राई करता हूं। यूनिफॉर्म वाला आदमी अभी मॉन्स्टर की खाल में अपनी छुरा घोंपने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे रुकने को कहा। यह था इल्हान। नौजवान ने कहा, लाशों को प्रोसेस करना मेरी स्पेशलिटी है। हीरो ने एम्प्रेस की ओर मुड़कर माफी मांगी। उसने हेरोइन से पूछा कि मॉन्स्टर के शरीर को बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इस बीच भीड़ में से कुछ मर्दों की आवाज सुनाई दी, वाह, ये कितनी सुंदर है, किसे पता था कि एम्प्रेस इतनी प्रिटी है। थोड़ा सोचने के बाद लड़की ने यू इल्हान से कहा, तुम्हें 60% मिलेगा, 20% मुझे और 20% बाकियों को। हीरो ने बाकियों की ओर देखा और सोचा कि क्या सब इसके लिए ठीक हैं। फिर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, 60%। अगले ही पल जमीन से धक्का मारकर सनबोल्ट चीते के शरीर पर सरक गया। नौजवान ने ज्यादा देर ना करने का फैसला किया और तुरंत अपना हाथ मॉन्स्टर के सिर के घाव में घुसा दिया। 1 सेकंड बाद उसने एक गुलाबी जादुई पत्थर निकाला। इल्हान ने कहा, मुझे पता था यहाँ एक होगा।
एराटा ने कहा, इस पत्थर की क्वालिटी हाई होनी चाहिए क्योंकि चीता लगभग तीसरे क्लास में इवॉल्व करने वाला था। ये एक मैजिक स्टोन है, सेकेंड क्लास मैजिक स्टोन। एम्प्रेस ने कहा कि इसे 60% में गिना जा सकता है। हीरो ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और बोला, तो ये मेरा हिस्सा होगा, बाकी को जैसा चाहो बांट लो। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन ये मैजिक स्टोन है, इसे अलग से गिनना चाहिए। बाकी लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हमने भी अपनी जान जोखिम में डाली, हम भी घायल हुए हैं, हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं। एराटा ने कहा, यह तो होना ही था। नीच प्राणी पूरी तरह निराशाजनक है। मैं बेवकूफ़ थी जो सोच रही थी कि सब तुम जैसे होंगे। हीरो ने सेलेस्टियल की इस तारीफ के लिए शुक्रिया कहा। महिला ने आह भरी, कम से कम तुम्हें समझ आया कि यह तारीफ थी। इल्हान ने भीड़ से कहा, ठीक है, अगर सब इसके खिलाफ हैं तो हम ऐसा करेंगे। एंजल को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक मिलिट्री वाला बोला, अच्छा फैसला, कितना लकी हो तुम कि एक अच्छा इंसान हो जो दूसरों की राय सुनता है। पास खड़ा एक नौजवान बोला, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। एराटा ने हीरो से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम सचमुच मैजिक स्टोन ऐसे ही दे दोगे? इल्हान ने जवाब दिया, ऐसी सिचुएशन में लोगों को मनाना आसान नहीं है। उसी पल हीरो को अपनी माँ की बात याद आई। वो कह रही थी, बेटा याद रखो, जो लोग तुमसे आगे निकलना चाहते हैं उनके साथ शब्दों से रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, तो शब्दों का क्या फ़ायदा जब तुम अपनी मजबूत मुठ्ठियाँ यूज़ कर सकते हो? उस वक्त लड़का छोटा था और उसे अपनी माँ बहुत कूल लगी थी। उसने एंजल से कहा, एक अच्छे बेटे की तरह मैं अपनी माँ की सलाह मानूंगा। इल्हान ने कहा कि वो मैजिक स्टोन दे देगा, लेकिन उसने इसे अनोखे तरीके से करने का फैसला किया। उसने जादुई आर्टिफैक्ट को चीते के शरीर में वापस फेंक दिया। नौजवान ने भीड़ से कहा, लूट को जैसा चाहो बांट लो, जैसा तुमने कहा मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। अगले ही पल हीरो जमीन पर कूद गया और बोला, अगर मुझे मेरा 60% नहीं मिला तो यहाँ कोई सही सलामत नहीं जाएगा। सनबोल्ट ने बाद में धमकी दी। नौजवान ने अपने भाले को पूरी ताकत से जमीन में घोंप दिया, जिससे लोग और डर गए। भीड़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। मौजूद लोगों को अपने व्यवहार पर पछतावा करने का वक्त मिल गया। चाहे सब एकजुट हो जाएं, वो हीरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी सलाह मशवरा के बाद एक आदमी ने इल्हान से कहा, बस मैजिक स्टोन ले लो। मिलिट्री वाला बोला, जो चाहो वो करो। लोग हीरो का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वो भीड़ के मूड बदलने से खुश था। नौजवान फिर से चीते के शरीर पर कूद गया, मैजिक स्टोन ढूंढने के इरादे से। अगले ही पल उसे पीछे से एम्प्रेस की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम प्रोसेसिंग के वक्त मेरा हिस्सा मुझे दे दोगे तो मैं उसका 40% तुम्हें वापस दूंगी। मैं तुम्हें हड्डियों से ज़्यादा खाल दूंगी। हीरो ने बहस न करने का फैसला किया और तुरंत लड़की के प्रस्ताव को मान लिया। वक्त बीता और चीते की खाल को बराबर हिस्सों में मोड़ दिया गया। इल्हान ने सोचा कि इतना सब ले जाने के लिए ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी। हीरो ने देखा कि एम्प्रेस कहीं फ़ोन कर रही है, शायद वो कार बुला रही है। वो या तो किसी रईस खानदान से है या फिर उसका कोई सक्सेसफुल बिजनेस है। अगर सोचो तो एम्प्रेस हेलीकॉप्टर से यहाँ आई थी, ये कोई सस्ता शौक नहीं है। मिलिट्री वाले ने सनबोल्ट से गुजारिश की, क्या तुम हमारा हिस्सा भी प्रोसेस कर सकते हो? इस घटनाक्रम से इल्हान को खास खुशी नहीं हुई, लेकिन उसका निराश चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। उसने भीड़ की आंखों में उम्मीद देखी और समझ गया कि ये लोग इतने मुश्किल टास्क के लिए तैयार नहीं हैं। सनबोल्ट, प्लीज़ हमें बचा लो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लोग गिड़गिड़ाए, हम अपने दम पर खाल नहीं निकाल सकते। अगर हमने कोशिश भी की तो बस बर्बाद कर देंगे, लोगों ने कहा। मिलिट्री वाला बोला, मैं भी ट्रॉफी लेना चाहता हूँ और जल्द से जल्द अगली दुनिया में जाना चाहता हूँ। एराटा चिढ़कर बोली, कितने नीच प्राणी है ये। 1 मिनट पहले वो तुमसे मैजिक स्टोन छीनने की कोशिश कर रहे थे और अब प्रोसेसिंग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इंसानों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सेलेस्टियल ने अपने आप से बुदबुदाया, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है, शायद मैं इस्तीफा दे दूं और कहीं गांव में चली जाऊं। हीरो ने सब सुन लिया और उससे कहा, हाँ, और लीटा को अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पर ले आना। लड़के की बातों के बाद एराटा ने अपनी भावनाओं को शांत किया और थोड़ा और काम करने का फैसला किया। इल्हान ने भीड़ से कहा, प्रोसेसिंग के लिए मैं तुमसे 60% लूंगा। लोग इस प्रस्ताव से नाखुश थे। क्या? एम्प्रेस से 40% और हमसे 50%? सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के लिए 50%? हीरो का उनसे सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जवाब दिया, अगर नहीं चाहिए तो मत लो। लोग आंसुओं के साथ उसकी पेशकश मान गए। वो नौजवान के मेहनत करने को गौर से देख रहे थे, कभी कभी कमेंट करते हुए, देखो बराबर हिस्सों में बांटो, तुम एक हिस्सा ज़्यादा क्यों ले रहे हो? हिस्सों का साइज देखो, तुम मुझसे नाम लेकर क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है? बड़ों के लिए इज्जत कहाँ है? लोग नाखुशी से डांट रहे थे। इल्हान ने थककर सोचा, अब घर जाने का वक्त है। नौजवान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक किसी ने उससे रुकने को कहा। सनबोल्ट रुक गया। एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए ये थी एम्प्रेस। लड़की ने कहा, तुम्हारी स्टेल्थ स्किल कमाल की है। अगर मैं तुम पर फोकस न करती तो मुझे तुम्हारे गायब होने का पता न चलता।
नौजवान ने चिढ़कर सोचा, ये स्किल मैंने चुनी नहीं थी। ब्यूटी ने ऑफर दिया, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे साथ एक टीम बनाना चाहूंगी। मुझे लगता है तुम परफेक्ट पार्टनर होगे। इल्हान ने कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं धरती पर रहने वाली हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं कि टास्क्स के लिए दूसरी दुनिया में वापस जाऊं। तुम भी ना, हम अब बहुत बार मिलेंगे, ब्यूटी ने जोड़ा। उसने लड़के को अपना बिजनेस कार्ड दिया और उसे कांटेक्ट करने को कहा। फिर एम्प्रेस मुड़कर चली गई। कागज का टुकड़ा यू इल्हान के हाथ में रह गया। ब्यूटी का असली नाम था कांग मीर। हीरो को कंफ्यूज्ड होकर सोचा, तो ये है एम्प्रेस का असली नाम। मुझे अच्छा लगता है कि वो जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। सनबोल्ट ने एरेटा से कहा, चलो घर चलते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। चीते की खाल अपने आप ट्रीट नहीं होगी तो आज शाम को हीरो के पास करने को कुछ है। वर्कशॉप में पहुंचते ही नौजवान ने तुरंत जाल बनाने शुरू कर दिए। एरेटा ने कहा, मॉन्स्टर तो पहले से ही तीसरे क्लास में इवॉल्व करने वाला था, धरती के साथ। इल्हान ने उसे ईश्वर से इसके बारे में पूछने की सलाह दी। क्रोधित सेलेस्टियल ने चिल्लाकर कहा, मैं खुद से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। हीरो ने शांतिपूर्वक अपनी सलाह दोहराई, मैंने तुमसे कहा था ईश्वर से पूछो। फिर तुम चुप क्यों बैठी रहीं, अब शिकायत क्यों कर रही हो, लड़के ने पूछा। अर्टा ने पुकारा, मुझे एक सुपीरियर क्रीचर के रूप में अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी है। कैसे मैं इन्फीरियर क्रीचर्स की भीड़ के सामने अपनी नाराजगी दिखा सकती हूँ। इल्हान ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरे सामने अपनी डिस्प्लेजर दिखाने में तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेलेस्टियल औरत ने पूछा, तुम इतने काम क्यों हो, ये तुम्हारी दुनिया की प्रॉब्लम है। तुम समझ नहीं रहे हो कि फर्स्ट ग्रेड स्किल्स वाले लोगों वाली दुनिया में थर्ड ग्रेड मॉन्स्टर का प्रकट होना कितनी ह्यूज प्रॉब्लम है। अभी पावर का बैलेंस मॉन्स्टर की तरफ झुका हुआ है। इस समय दूसरे दुनिया में ह्यूमंस मजबूत हो रहे हैं, ईश्वर ने जो ऑर्डिनरी टास्क्स दिए हैं उन्हें परफॉर्म करके। एंजल ने खुलासा किया, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से इवॉल्व करते हैं। हम बैलेंस को कैसे एडजस्ट करें, अर्टा ने इल्हान से पूछा। हीरो ने जवाब दिया, मैं काम नहीं हूं, लेकिन सिर्फ वरींग करने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए मैं बस वो करता हूं जो मैं कर सकता हूं। युवक ने एंजल से पूछा कि दूसरे देशों में हालात कैसे हैं। सेलेस्टियल ने जवाब दिया, कोरिया ही एकमात्र देश है जहां मॉन्स्टर्स थर्ड क्लास के वर्ज पर पहुंच रहे हैं। इल्हान ने कहा, ऐसे में डिस्ट्रक्टिव ट्रैप समस्या बन सकता है। अर्टा के चेहरे पर स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गया। उसने सोचा कि शायद डिस्ट्रक्टिव ट्रैप ने मॉन्स्टर्स को और मजबूत कर दिया होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। शायद यही ट्रिगर था, शायद मॉन्स्टर्स को थ्रेट महसूस हुआ, वो जाग गए और अग्रेसिव हो गए, सेलेस्टियल ने सोचा। अर्टा ने कहा, दूसरे वर्ल्ड्स में मॉन्स्टर्स को सस्पेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, उन्हें शटडाउन कर दिया गया था। इस कारण से मॉन्स्टर्स की ज़्यादातर एवोल्यूशन डंजन्स में होती है। डंजन्स में एंडलेस इंटरब्रीडिंग की वजह से एक दूसरे को खाने वाले और भी डेंजरस फ्रीक्स पैदा होते जाते हैं। इसी वजह से डंजन्स में एवोल्यूशन बहुत स्लो होती है, एंजल ने एक्सप्लेन किया। इल्हान ने शॉक में कहा, ये तो डीमंस का असली अबोर्ड है, लेकिन अगर उन्हें डंजन्स में लॉक नहीं किया गया तो वो दूसरे मॉन्स्टर्स की बजाय ह्यूमंस को खाकर इवॉल्व करेंगे। मॉन्स्टर्स आपस में अक्सर फाइट नहीं करते, इसलिए डंजन्स में उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है। सनबोल्ट ने कहा, तो डंजन्स ह्यूमंस के लिए नेसेसरी हैं। अर्टा ने जवाब दिया, हाँ, इसका मतलब है कि तुम ट्रैप डंजन्स क्रिएट करके ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट कर रहे हो। ये सब सुनकर हीरो को लगा कि उसे जल्दी जल्दी जितने हो सके उतने डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स बनाने चाहिए। हीरो ने अर्टा से मिला एक और मैजिक स्टोन आग में डाल दिया। सेलेस्टियल ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें सच में स्टफ क्रिएट करना बहुत पसंद है? युवक ने जवाब दिया कि ये फन है इसलिए करता हूँ, लेकिन अगर बस इतना ही होता तो कोई पॉइंट नहीं होता। मैं चीज़ें क्रिएट इसलिए करता हूँ ताकि न्यू एक्सपीरियंसेस मिले, सनबोल्ट ने एक्सप्लेन किया। इस एडमिशन से अर्टा चौंक गई, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। इल्हान को 1000 साल तक अनचेंज्ड दुनिया में जीना पड़ा। युवक को पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया गया था। एंजल ने कोशिश की कि वो ठीक ठीक इमेजिन करे कि वो लड़का अपनी थॉट्स के साथ अकेला कैसा फील करता होगा। सेलेस्टियल ने सोचा, अब समझ आया कि वो न्यू एक्सपीरियंस के लिए इतना ईगर क्यों है। मैं अभी क्या सोच रही थी, क्या मैंने सच में एक इन्फीरियर क्रीचर के लिए सिंपैथी दिखाई? स्टन्ड होकर अर्टा ने सोचा। युवक ने नोटिस किया कि एंजल अजीब बिहेव कर रही है। इस बीच सेलेस्टियल ने खुद से सोचा कि ये नया फीलिंग उसके लिए इतना बुरा भी नहीं है।
अगले ही पल उसने कहा, तुम इल्हान और मजबूत बनो, फिर तुम वेनेवर और वेरेवर चाहो मोर थिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। युवक ने जवाब दिया कि वो जानता है। उसके चेहरे पर स्वेट की बूंदें आ गईं। उसने खुद से कहते हुए कहा कि वो डेफिनेटली और भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। हीरो ने पूरे दिन अपनी वर्कशॉप में डिलिजेंटली काम किया। जैसे ही शहर में रात हुई, वर्कशॉप की विंडोज में लाइट जल रही थी। अंधेरा होने पर एंजल्स वापस लौट आए। इस बीच उन्होंने अपना माना रिकवर कर लिया था। माना क्राफ्टिंग से वैरायटी ऑफ ट्रैप्स क्रिएट करके फिनिश करने के बाद एंजल्स नए डंजन क्रिएट करने चले गए। इल्हान के दिमाग में फ्लैश हुआ, मुझे नहीं पता डंजन किस देश में क्रिएट होगा, लेकिन होपफुली उनके शहर की स्ट्रीट्स पर और डेंजरस मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे। इवन इफ डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स की वजह से थर्ड क्लास मॉन्स्टर अपीयर हो जाएं, वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं होगी। राइट नाउ तुम एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हो। अर्टा ने हीरो की थॉट्स पढ़कर एनकरेजिंग तरीके से कहा। लड़के ने ग्रेटफुली जवाब दिया, मुझे पता है, कंसर्न करने के लिए थैंक्स। एंजल चुप हो गई। उसे अपनी थॉट्स गैदर करने के लिए टाइम चाहिए था। इल्हान बाहर निकला और स्ट्रेच किया। उसने स्काई वुमन से कहा कि वो काफी टायर्ड हो गया है, अब हीरो को घर जाकर अच्छी नींद लेने का टाइम है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही युवक सीधे बाथटब में गया और हॉट शावर लिया। हीरो ने मिरर में देखा। टायर्डनेस से उसकी थॉट्स कंफ्यूज हो रही थीं। लिविंग रूम में टीवी पर क्लास 2 मॉन्स्टर के किलिंग और सिटी में हुए कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन की खबर चल रही थी। बात से निकलकर इल्हान ने पूछा, अर्टा क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है? एंजल ने पूछा, अभी रियलाइज किया? तुम हर लेवल पर ग्रो करते हो तो सरप्राइज्ड मत होना। हीरो ने अपना फेस छुआ और कहा, मुझे तो लगता है मैं बेटर लुकिंग भी हो गया हूं, तुम क्या सोचती हो? अर्टा ने इरिटेबली जवाब दिया, मेरे जैसे सुप्रीम बीइंग के लिए तुम्हारा फेस कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन ह्यूमन के लिए शायद रखता हो। जैसे ही उसने ये कहा, युवक ने अपनी अपीयरेंस पर ब्रैग करना शुरू कर दिया। ब्यूटी ने इरिटेबली चिप्स उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम इल्हान टीवी ब्लॉक मत करो और ड्रेसअप हो जाओ। हीरो मुस्कुराया और अनाउंस किया कि वो सोने जा रहा है। रूम से निकलते हुए उसने अर्थी को एडवाइस की, तुम भी अर्ली सो जाओ, बहुत टीवी मत देखना। एंजल ने जो चिप्स पैकेट फेंका था वो गिर गया और चिप्स फ्लोर पर बिखर गए। सेलेस्टियल ने चुपचाप अपनी गुडीज उठाईं। उसने हीरो के वर्ड्स पर कोई कमेंट करने से अवॉइड किया। फिर जैसे ही युवक रूम से चला गया, अर्टा ने कहा, सच अ बॉडी और फेस हायर क्रीचर्स में कुछ भी नहीं है। सेलेस्टीन को बिलीव था कि तुम इल्हान की ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस बाहर नहीं, अंदर है। एंजल के माइंड में थॉट्स का जंगल था। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो चुकी थी। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो लगेगा जैसे मैं उसकी इनर क्वालिटीज की प्रेस कर रही हूं, अर्टा ने गुस्से में सोचा। उसके माइंड में लेटा पॉप्ड अप सोचते हुए कि इल्हान इम्प्रेसिव है। उस मेमोरी ने सेलेस्टियल को और भी इरिटेट कर दिया। एंजल ने हीरो को अपनी स्लीप में कहते सुना, लेटा, आई मिस। हीरो के लिए रात इम्परसेप्टिबली फ्लैश हो गई। वो सूरज की पहली किरणों के साथ जागा। जैसे ही युवक ने आंखें खोली, उसे अपनी अकम्प्लिशमेंट्स की विंडो दिखी। उसे तुरंत रियलाइज नहीं हुआ कि ये अलार्म क्लॉक नहीं है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि युवक अपनी रेस्ट के मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है। उस रात के सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंक्रीज हो गए थे। तुम इल्हान इस न्यूज से स्टन्ड हो गए कि रेस्ट स्किल भी एग्जिस्ट करती है। उसी पल एरिटा रूम में उड़कर आ गई। एंजल कंफ्यूज लग रही थी। उसने पूछा, तुम्हें एसएसएस डिफिकल्टी वाली स्किल लर्न करने का टाइम कब मिला? हीरो ने क्वेश्चन का क्वेश्चन से जवाब दिया, क्या ये एसएसएस रैंक स्किल है, कोई रिक्रिएशन की तरह? तुम किडिंग कर रही हो। सेलेस्टियल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने इसे कैसे लर्न किया। वो खुद अभी तक इसे अचीव नहीं कर पाई थी। हीरो अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्या एरिटा सच में सीरियसली बोल रही है और ये स्किल सच में इनक्रेडिबल है? पिछले 100 सालों की हर रात इल्हान ने ग्रेटेस्ट कंफर्ट में सोने का तरीका ढूंढने की कोशिश की थी। एंजल स्टन्ड हो गई कि युवक स्लीप पैटर्न्स को इतनी परसिस्टेंस से स्टडी कर रहा था। तुमने एक स्किल लर्न की जो इनक्रेडिबली हार्ड टू गेट है, और पंप करना तो और भी हार्ड। ये इंप्रेसिव है, मैं रियली ओवरवेल्म्ड हूँ, स्काई गर्ल ने ऑनेस्टली एडमिट किया। इल्हान जानना चाहता था कि स्किल का क्या यूज़ है। एरिटा ने एक्सप्लेन किया, अच्छे से सोने और रेस्ट करने के लिए, इसके अलावा और क्या? लेकिन हीरो को उसकी बात पर बिलीव नहीं हुआ। उसे लगा एंजल कुछ छुपा रही है। युवक ने पुकारा, वो तो सिर्फ एक प्लस था, तुम इतनी शॉक्ड नहीं होती, कन्फेस करो, पूरी ट्रुथ बताओ, लड़के ने डिमांड किया। एरिटा ने जवाब दिया, मैं हाइड करने की कोशिश नहीं कर रही थी। हीरो इम्पेशेंटली सेलेस्टियल वुमन की एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा था। एंजल ने अपनी ग्लासेस पहन ली। अब स्किल्स की एवोल्यूशन के बारे में बताने का टाइम है।
स्किल एवोल्यूशन स्किल एक्विजिशन जैसी अचीवमेंट है और वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में मूव करने पर। और ये यूजर्स लिव्ड एक्सपीरियंस के बेस्ड न्यू पार्ट्स ऑफर करती है। ये आकाशा क्रॉनिकल्स के पार्ट्स की रेमिनिसेंट है। युवक ने हाथ उठाई, टीचर एरिटा का अटेंशन पाने की कोशिश में। प्लीज मुझे सब कुछ स्मॉल चाइल्ड की तरह एक्सप्लेन करो। एंजल ने हीरो की 2 पिक्चर्स शो की, एक बिफोर और एक आफ्टर। स्किल की एवोल्यूशन से स्ट्रॉन्गर होने के बाद ऐसा होता है। हीरो ने जवाब दिया कि अब उसे सेंस हो गया है। तुम्हारी स्किल्स ने एवोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हैं। वो हैं ताईजुत्सु, स्पीयर वील्डिंग, रेस्ट और स्टेल्थ। एरिटा ने अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू की। मशीनिंग और ब्लैकस्मिथिंग के नेक्स्ट लेवल्स नहीं हैं, उनमें तुमने ऑलरेडी परफेक्शन अचीव कर ली है, सेलेस्टियल ने ऐड किया। स्टेल्थ वो स्किल है जिसे कंट्रोल करना तुम नहीं जानते, इसलिए अकाउंट में लेने लायक नहीं, एंजल ने बताया। ताईजुत्सु और स्पीयर वील्डिंग में एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे लेवल पर डिफिकल्ट हैं, इसलिए उन्हें भी एक्सक्लूड कर दो। इसलिए मैंने उन स्किल्स की एवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया, असिस्टेंट ने समराइज किया। इल्हान ने पूछा, लगता है रेस्टिंग स्किल अलग है। एरिटा ने गाय को एडवाइस किया कि खुद फाइंड आउट करे। युवक ने डिसाइड किया कि सिस्टम उसकी हेल्प कर सकती है। हीरो को पढ़कर सरप्राइज हुआ। सेकंड क्लास मॉन्स्टर का स्लीपिंग हार्ट अब 0.0 है और नीड 500। ट्रोल ब्लड 0 आउट ऑफ 500 लीटर, गुड स्लीप 0 आउट ऑफ 100 घंटे और थर्ड क्लास मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन 0 और नीड 1। इल्हान चिल्लाया, ये क्या है, मैं ये सब कैसे फुलफिल करूं? एरिटा ने कामली जवाब दिया, ये अदर की कंपेयर्ड में नथिंग है। एंजल ने गाय को एडवाइस किया कि स्पीयर स्किल्स की एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स चेक करें। हीरो को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिली, उसे थर्ड क्लास मॉन्स्टर्स को 1 हिट में किल करना है, तब मैजिक स्टोन मिलेगा। अगर स्पीयर स्किल की एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितनी हार्ड हैं, तो रेस्टिंग स्किल की रिक्वायरमेंट्स माउंट पेक्टू हैं। इल्हान ने इरिटेबली चिल्लाया, इसका मतलब ये नहीं कि पेक्टू चढ़ना ईजी है, लेकिन सेलेस्टियल कॉन्फिडेंट थी कि युवक ईजिली ऐसा टास्क अकम्प्लिश कर सकता है। हीरो काम होने वाला नहीं था। तुम कॉन्स्टेंटली मुझे ओवर एस्टिमेट करती हो, मैं माना यूज नहीं कर सकता और अभी सिर्फ लेवल 28 हूं। एरिटा ने सोचा, तुम इल्हान का लेवल इंक्रीज रियली टू स्लो है, शायद टाइटल की वजह से। माना के अगेंस्ट वॉल एब्सोल्यूट है, माना यूज करने वाले और न करने वाले में ह्यूज डिफरेंस है, सेलेस्टियल ने कंक्लूड किया। तुम इल्हान स्ट्रॉन्ग क्यों है अब? वो 1000 सालों में परफेक्टेड मार्शल आर्ट्स की वजह से, ब्यूटी ने डिसाइड किया। अगर उसके मार्शल आर्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक भी लैकिंग हो तो अदर्स लोग सरपास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो माना यूज करना लर्न कर ले तो आकाशा क्रॉनिकल्स के सारे क्रीचर्स पर चार्ज करेगा। एरिटा ने अपनी थॉट समराइज की। वो दिन बिना डाउट आएगा, जब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो कौन सी रेवोल्यूशन स्टेज करेगा? एंजल ने वंडर किया। सेलेस्टिया ने डीप एक्सहेल लिया, अपनी थॉट्स को क्वाइट करने की कोशिश में। उसने डिसाइड किया कि इसके बारे में न सोचना बेस्ट है। एरिटा ने तुम इल्हान को यॉन करते देखा। उसे पता था कि अपने वार्ड से इतना अटैच्ड होना डेंजरस है। हीरो जब किचन में गया तो टेबल पर ब्रेकफास्ट और मॉम की नोट मिली, बेटा ब्रेकफास्ट स्किप मत करना, बाकी मील्स फ्रिज में मिलेंगे। युवक ने एंजल से पूछा, तो मैं ट्रोल्स को कहाँ फाइंड करके किल करूं? क्या वो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं? एरिटा ने जवाब दिया, जैसे ही माना एक्टिवेट हो जाएगा, पहले यहाँ न रहने वाले मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगेंगे। ये इंटेंसिफाई होगा और अर्थ पर पहले न एग्जिस्ट करने वाले क्रीचर्स यहाँ रहने को छोड़ दिए जाएंगे। इल्हान ने ग्रजिंगली कहा, क्या तुम टीचर की रोल में यूज्ड हो गई हो? एंजल ने कहा, मैं तुम्हारे लेवल पर परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगले ही पल टेलीविजन से अनाउंसर की वॉइस ने उनका अटेंशन खींचा। यही वो जगह है जहां कुछ दिन पहले क्लास 2 मॉन्स्टर ने अटैक किया था। इस इवेंट ने बिल्डिंग्स को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया, रिपोर्टर ने रिकाउंट किया। युवक ने तुरंत रिपोर्ट में दिखाई गई जगह रिकॉग्नाइज कर ली। वहां 2 दिन पहले उसने फाइट की थी और ह्यूज लेपर्ड का कॉप्स छोड़ाया था। युवक ने तुरंत नोटिस किया कि बॉडी डिसअपियर हो गई है। इल्हान ने पुकारा, उन्होंने इसे सिर्फ 2 दिन में रिमूव कर दिया, वाओ। थोड़ी साइलेंस के बाद एरिटा ने कहा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसी पर टीवी प्रेजेंटर ने कहा, जैसा आप देख सकते हैं, क्लास 2 मॉन्स्टर के डेड बॉडी के लाइंग वाली जगह कंप्लीटली क्लीन है। ये स्पॉइल्स शेयर करने वाले लोगों के साथ डिसअपियर हो गया। एब्सोल्युटली स्टनिंग न्यूज़ लगी। इल्हान जो सुना उससे अमेज्ड हो गया। कुछ आई विटनेसेस कहते हैं कि सडन ओपन हुए डंजन ने उन्हें स्वॉलो कर लिया। युवक ने क्लेंच्ड टीथ से कहा, नहीं, ये अंडरग्राउंड नहीं हो सकता। युवक ने तुरंत रियलाइज कर लिया कि ह्यूमंस अंडरग्राउंड हाइडिंग मॉन्स्टर का प्रे बन गए। एरिटा ने कहा, ह्यूज लेपर्ड डेफिनेटली डेड है, हमने इसका मैनास्टोन भी ले लिया था। हंट यही 99.9% टाइम एंड हो जाता है। गाय जानना चाहता था बाकी 0.01% के बारे में। एरिटा ने फिंगर उठाई और एक्सप्लेन किया, प्रेग्नेंट मॉन्स्टर।
अगर मॉन्स्टर के पास अबाउट टू बी बॉर्न बेबी था। अब युवक को सब समझ आ गया। पता चला लेपर्ड फीमेल थी और प्रेग्नेंट थी। सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन स्क्रीन पर मैंने ब्लैक लेपर्ड देखा, तो मिल्हान ने थॉटफुली कहा। हीरो की मेमोरी में रूइंड बिल्डिंग्स के बैकड्रॉप पर डार्क शैडो की पिक्चर आ गई। ये मॉन्स्टर स्टेल्थ का मास्टर है। युवक ने इरिटेबली मटर किया। अगर मैं प्रोसेसिंग को एंड तक लाता तो ये नहीं होता। एरिटा ने पुकारा, ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं, बल्कि उन लोगों की ग्रीड के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन कई लोग मर गए। उनमें वो लोग भी थे जो मुझ पर ट्रस्ट करते थे और हेल्प की थी। लड़के ने सैडली कहा। एरिटा कंफ्यूजिडली सोचने लगी। ये वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे नहीं लगा कि वो इतना कॉट अप हो जाएगा। एंजल फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी तक अपने वॉर्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी। इल्हान ने कहा, अब समझ आया कि लेपर्ड अपनी डेथ के मोमेंट तक इतना रैम्पेजिंग क्यों कर रही थी। वो कब को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, हीरो ने समराइज किया। एरिटा ने इल्हान की म्यूजिंग से अग्री किया। ये मेरी फॉल्ट है कि मैंने इस सिचुएशन की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा, स्पेशली अगर उस किटन की स्किल स्टेल्थ है। हीरो खुद को ब्लेम करना कंटिन्यू कर रहा था। मैंने हाफ बॉडी को ट्रीट किए बिना छोड़ दिया। श्योरली वो लेपर्ड यंग मैन के हाथ न पहुंची जगह पर हाइडिंग था। सेलेस्टियल गर्ल ने मटर किया, हाँ, स्टेल्थ स्किल की वजह से मैं स्पॉट नहीं कर पाई। क्योंकि लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि कौन क्या लेगा, लेपर्ड मदर का बॉडी एंड तक प्रोसेस नहीं हुआ। एंजल ने फिगर किया कि लोग लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे थे आर्ग्यूइंग में, इसलिए लिटिल वन को बॉर्न होने का टाइम मिल गया। एरिटा ने थॉटफुली कहा, क्या मार्वेलस कोइंसिडेंस है। उसने इमेजिन करने की कोशिश की कि किटन को दुनिया में आने पर क्या दिखा होगा। स्मॉल लेपर्ड कब ने अपनी मदर को किल्ड होते देखा और लोगों की क्राउड को एक दूसरे पर शाउटिंग करते हुए। रिपोर्टर ने सीन से न्यूज रिपोर्ट करना जारी रखा। इल्हान ने कहा, उम्मीद है ये सच नहीं है, लेकिन अगर जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं तो थर्ड क्लास मॉन्स्टर बॉर्न हो चुका है। एटा ने कहा, कंसिडरिंग उसकी स्टेल्थ स्किल कितनी गुड है, वो डेफिनेटली क्लास 3 मॉन्स्टर है। हीरो आगे बढ़ा और टीवी बंद कर दिया। इस मॉर्निंग के लिए न्यूज काफी हो चुकी थी। सेलेस्टियल वुमन ने युवक से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो? इल्हान ने जवाब दिया, अकेले करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूं तो प्रॉबेबली वर्थ अ ट्राई है। गाय ने स्माइल करते हुए ऐड किया, अगर ओपोनेंट स्टेल्थ यूजर है तो मैं लूज नहीं कर सकता। एटा ने पुकारा, वाओ, मास्टर ऑफ स्टेल्थ, इल्हान से और एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हीरो ने इरिटेबली जवाब दिया, मुझे मास्टर मत कहो। उसके पास स्टेल्थ जितनी अच्छी कोई अदर स्किल नहीं है ना? युवक ने इंक्वायर करने का डिसाइड किया। सेलेस्टियल ने जवाब दिया, मुझे लगता है नहीं। ऑल एरियाज में एक्सीलेंट स्किल्स होना इम्पॉसिबल है। अगर स्टेल्थ स्किल गुड है तो डिफेंस और स्ट्रेंथ उतनी डेवलप नहीं होनी चाहिए। अगर तुम स्टेल्थ स्किल से मेकअप कर लोगे तो फाइट करने लायक है, एटा ने ऐड किया। युवक ने जवाब दिया, ठीक है, मैं राइट अवे न्यू आउटफिट क्रिएट करूंगा। इल्हान ने स्वेटशर्ट पहना और अपार्टमेंट से बाहर निकल पड़ा। मुझे उसे जल्द से जल्द किल करना चाहिए क्योंकि अकेला वो बहुत डैमेज कर सकता है। हीरो जैसे ही डोर तक पहुंचा उसे याद आया कि बेटर है हेल्प मांग ले। युवक ने पॉकेट्स में रमच किया और एम्प्रेस द्वारा छोड़ी गई बिजनेस कार्ड मिल गई। एटा ने सरप्राइज में पूछा, क्या तुम इस फोन का यूज करने वाले हो? ऐसे में तुम पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो कि सन बोल्ट ही इल्हान है। गाय को रियलाइज हुआ कि एंजल सही कह रही है। इस तरह उसकी आइडेंटिटी आसानी से रिवील हो जाएगी, इसलिए पे फोन यूज करना बेटर है। हीरो एंट्रीवे से बाहर निकला और फोन बूथ की तरफ चला गया। इल्हान के हाथ में कैन मेयर का फोन नंबर वाली बिजनेस कार्ड आ गई। एंजल श्योर थी कि ये गर्ल उसकी हेल्प कर पाएगी, तो एम्प्रेस के पास जाना गुड डिसीजन था। कैंग के रूम में स्मार्टफोन वाइब्रेट हुआ। गर्ल आगे बढ़ी और डिस्प्ले देखा। एम्प्रेस को सरप्राइज हुआ कि टेलीफोन बूथ से कॉल आ रही है। आखिरकार दूसरे एंड पर फोन उठा। युवक ने वुमेन्स वॉइस सुनी। इल्हान ने कहा, हमारा कांटेक्ट हुए काफी टाइम हो गया है, मेरा मतलब 2 दिन। कैंगमियर को रियलाइज नहीं हुआ कि वो किससे बात कर रही है। कैरेक्टर अनहैप्पी था कि सपोर्टर्स से मिला निकनेम स्पेल आउट करना पड़ेगा। ये संग बोल्ट है, बॉय ने स्टैमर किया। जब ब्यूटीफुल गर्ल को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो किससे बात कर रही है, वो ओवरजॉयड हो गई। मिस्टर संगबोल्ट, हेलो, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इतनी जल्दी कॉल करेंगे, एम्प्रेस ने फ्रेंडली मैनर में कहा। हीरो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। कैंग हंसी। उसे रियलाइज हुआ कि युवक को अपना निकनेम अनकंफर्टेबल लग रहा है। इल्हान ने आंसर नहीं दिया। उसने खुद से पूछा, क्या तुमने न्यूज़ देखी है? ये डंजन नहीं है, ये मॉन्स्टर है, स्टेल्थ स्किल वाला स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर। युवक ने इमोशनली ऐड किया,
बेल ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं गैस कर सकती हूँ वहाँ क्या हुआ और रियलाइज करती हूँ कि ये वेरी डेंजरस है। कॉन्वर्सेशन खत्म होने पर हीरो ने फोन हैंग अप कर दिया। युवक ने एंजल से कहा। कैंगमेयर ने क्विकली सब रियलाइज कर लिया। उसने कहा कि वो आर्मी और गवर्नमेंट को जस्ट इन केस बता देगी। उसके बहुत कनेक्शंस हैं। इल्हान ने एटा से एडवाइस मांगा। शायद ऐसे में मुझे भी प्रिपेयर होना चाहिए। वर्कशॉप पहुंचते ही युवक ने काम शुरू कर दिया। डिटरमिनेंट की लास्ट लूट का यूज करेगा। बेस रेडी है, फिर मैं राइट अवे काम पर लग जाता हूं, हीरो ने स्माइल के साथ कहा। सेलेस्टियल वुमन ने पूछा, तुम क्या क्राफ्ट करोगे? तुम्हारा स्टील स्पीयर वेपन के रूप में काम करेगा। सनबोल्ट ने जायंट बोन हाथ में लिया और एटा से कहा, बस इसे देखो। एंजल इरिटेबली युवक के बाल खींचे। मैंने पूछा था तुम क्या मास्टर करने वाले हो? हीरो का जवाब स्काई वुमन को स्टन कर गया। वो ससिंक्ट था। पिलर्स आइडेंटिकल कॉलम्स गाय के हैमर के नीचे से एक के बाद एक निकलने लगे। ये किस लिए है? क्या तुम जायंट के लिए कोई नेकलेस बनाना चाहते हो? एटा ने इंक्वायर किया। युवक ने स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं, किंडरगार्टन वापस जाओ और फिर से सीखो। सेलेस्टीन का पेशेंस खोने लगा था, लेकिन इल्हान ने उसे एक्सप्लेन करने में टाइम लिया। बॉय ने नेक्स्ट बोन उठाया, तब ब्यूटी को हिट हुआ। उसने पुकारा कि ये स्पीयर है, लेकिन फिर भी गेस नहीं कर पाई। हीरो ने लेपर्ड बोन से स्ट्रेंज टिप वाला वेपन फैशन किया। एटा अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाई कि उसके वॉर्ड ने एक्चुअली हार्पून बना दिया। इल्हान मुस्कुराया। एंजल ने फाइनली गेस कर लिया कि वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज मास्टर कर रहा है। गाय ने एक्सप्लेन किया, हार्पून रेगुलर स्पीयर से बहुत डिफरेंट होता है। इसे प्रे पर थ्रो करके अट्रैक्ट करना होता है, मोस्टली वेल हंट करने में यूज होता है। सनबोल्ट ने एक्सपर्टली एक्सप्लेन किया। हार्पून आसानी से स्टिक हो जाता है, लेकिन विक्टिम्स बॉडी से पुल आउट करना डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली रोप्स उस रोल को हैंडल नहीं कर सकती। तो अगर मैं जायंट लेपर्ड की स्किन से रोप बनाऊं तो वो स्ट्रांग इनफ होगी। युवक ने ऐड किया। एटा ने एडमायरिंगली कहा, तुम रियली इसमें मास्टर हो। क्या तुम श्योर हो कि मैना यूज करना नहीं लगे? अदरवाइज इतनी क्विकली इम्पॉसिबल होता। अगर मैं मैना यूज करना जानता तो वेपन्स क्यों बिल्ड करता? मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और स्ट्रेट हंटिंग पर चला जाता। हीरो ने इमोशनली पुकारा। आखिरकार सब रेडी हो गया। फ्यू हार्पून्स, स्ट्रॉन्ग रोप लेपर्ड की स्किन की और पोल्स। एटा ने कहा, मदर्स बून से उसके चाइल्ड को किल करने के लिए यूज करो। हाउ क्रूअल। लेकिन हीरो ने उसकी कमेंट पर अटेंशन नहीं दिया। युवक के हाथ में मैजिक स्टोन आ गया। अब क्राफ्टिंग मैना यूज करने की बारी थी। एटा ने पुकारा, वेट, क्या तुम सिर्फ एक वेपन बनाने के लिए सब स्पेंड करने वाले हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये टू मच है? इल्हान ने जवाब दिया, ये मेरी ओन सर्वाइवल के लिए है। सेलेस्टियल डिसअपॉइंटेड लग रही थी। उसने सोचा, मैं अज्यूम करती हूं कि ये उसका माइंडसेट है। हीरो ने पाम आगे बढ़ाई जिसमें पिंक स्टोन थी एंजल की तरफ और कहा, अब क्राफ्टिंग मैना शुरू करने का टाइम है जो हीरो के वेपन्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट कराएगा।